साथियों, आज हम शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी की कक्षा 12 की इतिहास विषय की पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ ईंटें, मनके और अस्थियां यानी हड़प्पा सभ्यता। वैसे इस पाठ का लाइन टू लाइन बुक में से वीडियो बनाया जा चुका है, यूट्यूब पर अपलोड है। अब इस पाठ में से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, जो कि न केवल कक्षा 12 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए अपितु प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ उसमें से जितने भी प्रश्न बनते हैं, वन लाइनर हो या थोड़े से बड़े प्रश्न हो, सभी इसमें दिए गए हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु कौन सी है? तो हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे विशिष्ट पुरा वस्तु है वो है हड़प्पाई मोहर। अब हड़प्पाई मोहर जो है वो आप यहाँ देखिए, उसमें बुक में तो दिया हुआ था, तो यहाँ भी आपके ध्यान में आ जाएगा। ये हड़प्पाई मोहर है। अब हड़प्पाई मोहर जो है, इसमें यहाँ देखिए, ये जो ऊपरी भाग है ये लिपि का चिन्ह दिए गए, ये लिपि के चिन्ह है यहाँ पर। और यहाँ जो है ये एक श्रृंगी जीव कहा गया, जानवर इसे कहा गया है, ये यहाँ पर इसे बनाया गया है। तो ये जो इसका बनाने का जो पदार्थ है, वो पदार्थ जो है वो स्टेटाइट है, यानी सोप स्टोन भी कहते हैं। सेल खड़ी कहा गया है जिसको किताब के अंदर। तो सेल खड़ी से निर्मित है, छोटी छोटी मोहरें, 2x2 इंच की ज़्यादातर मानक मुद्राएं बनी हुई है। बाकी अलग अलग प्रकार की भी है, मुख्यतः ये 2x2 इंच की मिलती है ये। तो ये इस प्रकार की मोहरें वही लिए, इन मोहरों को जो है वो विशिष्ट पुरा वस्तु माना गया है। दूसरा प्रश्न देखिए, हड़प्पाई मोहर की विशेषताएं बताइए। तो हड़प्पाई मोहर की विशेषता यह है कि यह सेलखड़ी नामक पत्थर से बनी है और इस पर जानवरों के चित्र और अभी तक न पढ़ी गई लिपि उत्कीर्णित है। अभी जो देखी थी मोहर, उसके ऊपर एक जानवर का चित्र बना, तो अलग अलग प्रकार के जानवरों के चित्र बने हुए और एक लिपि उत्कीर्णित की गई है जो अभी तक पढ़ी नहीं गई है। यहाँ जो देखिए, ये एक पदार्थ का नाम आया है सेलखड़ी। सेलखड़ी जो है नरम पत्थर होता है, सॉफ्ट स्टोन इंग्लिश में स्टेटाइट भी कहते हैं। और ये जो है, ये जब खान से निकाला जाता है तो खनन करने के बाद ये पत्थर जो है वो नमी के कारण बेहद मुलायम होता है। समय के साथ जो नमी इसमें कम होती जाती है, कठोरता आती जाती है। तो वर्तमान में इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 2023 के अंदर जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इस पत्थर से बनी एक पूरा बिल्डिंग जो है, उसको, मंदिर को जो है वो शामिल किया गया है। 12वीं सदी में होयसल राजाओं द्वारा होयसलेश्वर मंदिर हलेबीडु में बनाया गया था, जिनका इनका शासन जो था वर्तमान कर्नाटक तमिलनाडु क्षेत्र में था। तब इन्होंने इस पत्थर से, सेलखड़ी पत्थर से जो है वो बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो ये जो अभी मंदिर का नाम बताया, इस मंदिर को 2023 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। और बहुत महीन उत्कीर्णन जो है इस मंदिर में किया, बहुत सुंदर मंदिर है और उत्कीर्णन किया गया, शिव भगवान का मंदिर है ये। प्रश्न तीसरा देखिए, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख पूरा वस्तुएं कौन सी है? तो हड़प्पा सभ्यता की जो प्रमुख पूरा वस्तुएं जो मिली है वहाँ पर, पुरानी चीज़ें जो वहाँ पर उत्खनन में प्राप्त हुई है, वो हुई है आवास मिले हैं, मृदभांड या मिट्टी के बर्तन मिले हैं, आभूषण मिले हैं, औजार मिले हैं, मोहरें मिली है, मन के बाट, पकी ईंटें, पत्थर के फलक, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पर पूरा वस्तुओं के रूप में वहाँ से हमें मिली है। एक चित्र द्वारा इनको भी देखते हैं कि कौन कौन सी वस्तुएं मुख्यतः वहाँ पर प्राप्त हुई है। यहाँ देखिए, इस चित्र के अंदर जो है वो काफ़ी चीज़ें दिखाई दे रही है। ये आभूषण मिले जो मन के, यहाँ मन के हैं ये दिए हुए, ये अलग अलग पदार्थों से, फिर ये एनसीईआरटी बुक में से ये चित्र लिया है। ये पत्थर के फलक हैं, ये मोहर है, यहाँ पर जो है ये बाट, ये बाट मिले हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ये पक्की मिट्टी का वृषभ टेराकोटा का, ये जो है ये अवतल चक्कियाँ मिली है पत्थर की, अनाज को पिसाई करने के लिए, घिसाई करने के लिए मिली है। ये फेयॉन्स शब्द आएगा एक, तो फेयॉन्स से बना हुआ मिट्टी का पात्र है। ये धातु के औजार मिले हैं और ये मृदभांड वहाँ से प्राप्त हुए। इनके अलावा आवास मिले हैं, अन्य जो भी लिखा है वो सारी चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई है। आवास, मृदभांड, आभूषण, औजार, मोहरें, मन के बाट, पकीट और पत्थर के फलक। चौथा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख पुरातात्विक साक्ष्य कौन से हैं? तो यही चीज़ें, वापस उनकी जानकारी देने वाले जो साक्ष्य मिले हैं वो यही है। इन्हीं के आधार पर हड़प्पा सभ्यता के इतिहास का निर्माण किया गया। आवास, मृदभांड, आभूषण, औजार, मोहरें, मन के बाट, पकीटें, पत्थर के फलक आदि। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को और क्या कहा जाता है?
तो इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। अब देखिए इसके नामकरण के संदर्भ में अगर बात करें तो शुरुआत में सिंधु नदी के किनारे पर इसके स्थल मिले थे, सिंधु और उसकी उपनदियों के किनारे पर, तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया था। धीरे धीरे जब और अन्वेषण किया गया, शोध हुए, खोजें हुई, तो इसके क्षेत्र जो है वो सरस्वती नदी के किनारे पर ज़्यादा मिलने लगे, तो नाम कुछ इतिहासकारों ने इसे नाम दे दिया सिंधु सरस्वती सभ्यता। लेकिन समय के साथ में कालांतर में और खोजें हुई और सिंधु और सरस्वती नदी के बेसिन से भी बहुत दूरस्थ क्षेत्रों में इसके स्थान मिले। ऐसे में जो ये दो नदियाँ या इनका जो बेसिन है वो नाम को सही तरीके से बता नहीं पाता है, क्योंकि बहुत दूर क्षेत्रों में इसके स्थान मिले, इसीलिए एक विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। तो ऐसे में इतिहासकारों ने एक जो भी इनके एक निकाल रखा है, रूल निकाल रखा है या एक रास्ता निकाल रखा है कि जो पहला स्थान खोजा गया हो किसी सभ्यता का, उसी के नाम पर नामकरण कर दिया जाए। तो यहाँ पर इसीलिए हड़प्पा जो है वो यहाँ पर पहला स्थान था जिसे खोजा गया था, तो सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता दे दिया गया। लेकिन कहीं कहीं आपको ये सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है नाम, कहीं कहीं आपको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी पढ़ने को मिल सकता है, लेकिन सही जो नाम है वो मानक रूप में जो चलता है वो हड़प्पा सभ्यता है। अगला प्रश्न छठा, पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग पूरा वस्तुओं यानी पुरानी जो वस्तुएं मिली उत्खनन में उसके एक ऐसे समूह के लिए करते हैं जिनकी शैली एक जैसी होनी चाहिए, जो सामान्यतः एक साथ मिले और विशेष भौगोलिक क्षेत्र में मिले और कालखंड भी उनका एक होना चाहिए। तो ऐसी पुरा वस्तुओं का समूह जो एक विशेष शैली की हो, एक ही कालखंड की हो, एक ही भौगोलिक क्षेत्र में हो और एक साथ पाई गई हो, उसे एक संस्कृति माना जाता है। जिसमें एक एग्जाम्पल आएगा इसमें गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति। अब गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का क्षेत्र भी हड़प्पा सभ्यता से मिलता जुलता है, समय कालखंड भी मिलता जुलता है, भौगोलिक क्षेत्र भी मिलता जुलता है, लेकिन उनकी जो शैली है, मृदभांड शैली जो है वो बिल्कुल अलग है और उस शैली के कारण ही हड़प्पा सभ्यता अलग मानी गई है, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति को अलग माना गया है। आगे आएगा, उसका प्रश्न भी आएगा आगे। 7वां प्रश्न, हड़प्पाई पुरा वस्तुएं कौन कौन से दूरस्थ क्षेत्रों में पाई गई है? तो हड़प्पाई पुरा वस्तुएं जो है वो सिंधु नदी के संदर्भ में अगर देखें तो अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान और गुजरात। देखिए यहाँ अगर इसके विस्तार की बात करें कि कितने विस्तारित क्षेत्र में ये सभ्यता पाई जाती है, तो ये सभ्यता अफगानिस्तान में सोर्तुगई से लेकर के मुंडीगाग सोर्तुगई 2 स्थान मिले अफगानिस्तान में, उत्तर में अफगानिस्तान से लेकर के दक्षिण में महाराष्ट्र में दीमाबाद तक और पूर्व में पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के और पश्चिम की तरफ जो है ये सुतका गेंडोर जो स्थान है बलूचिस्तान जो है, वहां तक ये सभ्यता का विस्तार पाया गया। यानी लाखों वर्ग किलोमीटर में अभी तक ये खोजी गई है, लाखों वर्ग किलोमीटर में मिली है। हो सकता है भविष्य में इसका विस्तार और भी हो जाए। प्रश्न 8वां, हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण बताइए। तो काल निर्धारण जो है इसका लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व के मध्य माना गया है और ये विकसित काल है। वैसे इसे 3 भागों में बांटा गया है। आरंभिक हड़प्पा संस्कृति, ये दूसरा जो अगला प्रश्न है वो इसी में दिया गया है। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं पहले। प्रश्न 9वां, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। आरंभिक हड़प्पा संस्कृति, विकसित हड़प्पा संस्कृति और परवर्ती हड़प्पा संस्कृति। तो आरंभिक हड़प्पा संस्कृति है ये 6000 BC से 2600 तक मानी गई है और विकसित हड़प्पा जो है ये 2600 से 1900 तक मानी गई है और परवर्ती हड़प्पा जो है ये 1900 से 1300 ईसा पूर्व मानी गई है। तो ये 3 अलग अलग भाग इसके मिलते हैं। 6000 नई जो बुक्स हैं, पुरानी बुक्स जो हैं अगर आपके पास, उनमें ये नहीं दिया हुआ है। नई NCERT की जो बुक सही है उनके अंदर ये दिया हुआ है कि इसका जो संपूर्ण काल जो है वो वर्तमान में वो 6000 से 1300 BC के ईसा पूर्व के मध्य माना गया है, जिसमें से 6000 से लेकर के और 2600 ईसा पूर्व तक का आरंभिक हड़प्पा संस्कृति यानी ग्रामीण संस्कृति का काल माना गया है। फिर धीरे धीरे शहरों का विकास हुआ और ये जो शहरी काल जो दिखाई देता है वो 2600 से 1900 के मध्य दिखाई देता है। 1900 के बाद में पुनः इसका पतन दिखाई देना शुरू हो जाता है, जो 1300 तक आते आते ये पूरी तरह समाप्त हो जाती है। तो 3 भागों में इसको बांटा गया, आरंभिक हड़प्पा संस्कृति, विकसित हड़प्पा संस्कृति और परवर्ती हड़प्पा संस्कृति। अगला प्रश्न है,
आरंभिक तथा विकसित हड़प्पा संस्कृति की सर्वाधिक बस्तियां कहाँ मिली है? चूंकि ये बुक के अंदर दिया है तो बुक में से प्रश्न बनते हैं, इसीलिए यहाँ पर दिया गया है। ये प्रश्न जो है ये मुख्यतः पाठ्यक्रम कक्षा 12 के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। कहाँ मिली है? तो ये मिली है सिंध और चोलिस्तान के संदर्भ में अगर बात करें तो चोलिस्तान में मिली है, और 239 स्थान जो है वो ये सर्वाधिक बस्तियां चोलिस्तान में मिली है। सर्वाधिक विकसित हड़प्पा स्थल कहाँ से मिले हैं? तो सर्वाधिक विकसित हड़प्पा स्थल मिले हैं चोलिस्तान में 136, ये चो लिखा है चोलिस्तान है। सर्वाधिक त्याग दिए आरंभिक हड़प्पा स्थल कहाँ से मिले हैं? तो ये त्याग दिए गए आरंभिक हड़प्पा स्थल जो है ये भी हमें चोलिस्तान से मिले हैं 33 की संख्या के अंदर। चोलिस्तान जो है वो राजस्थान के आगे का जो राजस्थान के पश्चिम का जो भाग है ये पाकिस्तान का, ये चोलिस्तान यहाँ पर कहलाता है। ये सिंधु नदी का केंद्र, ये सिंधु क्षेत्र कहलाता है। यहाँ जो ये सिंधु डेल्टा से ऊपर का जो भाग है, उत्तर की तरफ का जो भाग उत्तर पूर्व का, ये चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक आरंभिक हड़प्पा स्थल कहाँ मिले हैं? तो सिंध में मिले हैं। अगला प्रश्न, आरंभिक हड़प्पा संस्कृति की विशेषताएं बताइए। तो आरंभिक हड़प्पा संस्कृति की विशेषताएं देखें तो ये संस्कृतियां अपनी विशिष्ट मृदभांड शैली से संबद्ध थी। इनकी एक अलग प्रकार की मृदभांड शैली थी, बर्तनों की शैली थी। इनके कृषि पशुपालन को शिल्पकारी के साक्ष्य भी इनके मिलते हैं। बस्तियां आमतौर पर इनकी छोटी थी, यानी किसके संदर्भ में देखें, परिपक्व हड़प्पा के संदर्भ में देखें तो इनकी बस्तियां बहुत छोटी नजर आती है। बस्तियों में बड़े आकार की संरचनाएं लगभग न के बराबर है, जैसे कि विकसित हड़प्पा में मिलती हैं। बड़े बड़े दुर्ग मिलते हैं, बड़े बड़े नगर मिलते हैं, उनमें भी बड़ी बड़ी आकृतियां मिलती, इमारतें मिलती है, वैसे यहाँ पर नहीं दिखाई देती है। और कुछ स्थलों को जलाए जाने के संकेत, पुरानी जो बुक्स हैं उसमें ये दिया गया है कि कुछ जो स्थल हैं, कुछ बस्तियां जो गांव हैं उनको जलाए दिए जाने के संकेत मिलते हैं, और कुछ स्थल त्याग दिए गए थे, जिसके कारण आरंभिक और विकसित हड़प्पा के मध्य क्रम भंग भी दिखाई देता है। तो पुरानी बुक्स है उसमें ये दिया हुआ था कि क्रम भंग दिखाई देता है, नई बुक्स है उसमें ये नहीं दिया गया है। क्रम भंग का अर्थ था जैसे कुछ समय के लिए कुछ लोग रहे, उसके बाद के जो लोग आए वो काफ़ी बाद में आए, तो बीच का जो काल है वो अंधेरे में, उसकी जानकारी हमारे पास नहीं है, यही क्रम भंग माना गया, यही क्रम भंग है। हड़प्पा, अगला प्रश्न 12वां, हड़प्पा सभ्यता के निवासी किससे भोजन प्राप्त करते थे? तो ये पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद, उनसे भोजन प्राप्त करते थे, और जानवरों से जिनमें मछली भी शामिल है अपना भोजन प्राप्त करते थे। प्रश्न 12वां, हड़प्पा सभ्यता के निवासी किससे भोजन प्राप्त करते थे? तो पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद और जानवरों से जिनमें मछली भी शामिल है। जानवर और जिनमें मछली की भी हड्डियां वहां से प्राप्त हुई है, इसलिए अंदाजा लगाया कि मछलियों को भी वो प्रयोग में लेते ले भोजन के। अगला प्रश्न 13वां, पुरातत्वविदों को हड़प्पाई लोगों के आहार संबंधी आदतों का पता कैसे चला? तो आदतों का पता चलता है प्राप्त जले अनाज के दानों से, बीजों की खोज और प्राप्त जानवरों की हड्डियों से। इनसे हमें उनकी आहार संबंधी आदतों का पता चलता है। प्रश्न 14, पूरा वनस्पति विज्ञ कौन होते हैं? तो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के जो विशेषज्ञ होते हैं वो पूरा वनस्पति विज्ञ कहे जाते हैं। प्रश्न 15, हड़प्पा स्थलों से कौन कौन से अनाज मिले या जानकारी मिली है? तो ये प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के जो विशेषज्ञ होते हैं यानी पूरा वनस्पति विज्ञ, इनके द्वारा ही इनकी जानकारी जो है वो दी जाती है कि कौन कौन सी फसलें बोई जाती थी या कौन कौन से अनाज के दाने मिले हैं वहाँ पर। तो गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल, बाजरा जो है गुजरात में मिला है। चावल अपेक्षाकृत वहाँ पर कम मिले हैं हमें, तो इनकी जानकारी हमें मिलती है। प्रश्न 16, हड़प्पा स्थलों से कौन कौन से जानवरों की यानी प्रजातियों की हड्डियां मिली है? तो इनको 4 भाग में हमने बांटा है। पालतू जानवर मिले, पालतू जानवरों की हड्डियां जिनमें मवेशी यानी गोवंश, भेड़, बकरी, भैंस और सुअर। फिर जंगली प्रजातियां मिली है, वराह, सुअर, हिरण, घड़ियाल, ये जलीय जीव है। घड़ियाल जो है वो मगरमच्छ की तरह मुंह थोड़ा इसका अलग होता है। चंबल नदी के अंदर मुख्यतः ये घड़ियाल पाए जाते हैं। वराह जो है सुअर, जो जंगली सुअर होता है उसे वराह कहा गया है, और एक पालतू सुअर होता है वो दोनों तरह में ये पाया जाता है। फिर मछली की हड्डियां मिली हैं और पक्षियों की हड्डियां भी मिली है। तो ये जानवर जो है वो मुख्यतः पाले जाते थे या इनका मांस के लिए उपयोग किया जाता था, या उनके आसपास जो है इनकी हड्डियां मिली है उनके क्षेत्रों के आसपास। प्रश्न 17, हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दाने किस ओर संकेत करते हैं? तो अनाज के दाने कृषि की ओर संकेत करते हैं। प्रश्न 18, हड़प्पा सभ्यता में वृषभ के अस्तित्व की जानकारी किस पर मिलती है? तो वृषभ की जानकारी हमें मिलती है, मोहरों पर वृषभ का रेखांकन किया गया मिला है, और वृषभ की मृण मूर्तियां हमें प्राप्त
हुई है, उनसे हमें ये जानकारी मिलती है। प्रश्न 19वां, हड़प्पाई लोग संभवतः खेत जोतने के लिए किसका उपयोग करते थे? तो हड़प्पाई लोग जो है वो खेत जोतने के लिए बैल यानी वृषभ का उपयोग करते थे। देखिए, इतिहास जो है वो ज्ञात से अज्ञात की ओर चलता है। चूंकि हमें पता है कि वृषभ का उपयोग जो है, बैलों का उपयोग जो है वो खेती में किया जाता है, तो वर्तमान में किया जाता है, तो हमने ये अंदाज़ा लगाया कि चूंकि उस समय वो लोग भी उससे परिचित थे, वृषभ से, क्योंकि वहाँ उनका जो है वो हमें मोहरों पर उनका अंकन मिलता है, वृषभ की मृण मूर्तियाँ भी मिली है, तो हमने अंदाज़ा लगाया कि चूंकि वृषभ से जान के थे उनको, इसका मतलब वे भी बैलों का उपयोग जो है वो खेती में करते होंगे। तो ये ज्ञात से अज्ञात की ओर इतिहास चलता है। वैसे ही तो यहाँ वृषभ, बैल और हल, हल जो है वो चोलिस्तान और बनावली हरियाणा से मिट्टी के बने प्रतिरूप मिले हैं हल के, तो हल भी प्रतिरूप मिला है और बैलों की भी मृण मूर्तियां मिली, तो अंदाजा लगाया कि वो लोग जो है वो हल का प्रयोग करते, तो बैल से हल जो है खेत जोतते थे। फिर प्रश्न 20वां, जुते हुए खेत के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं? तो जुते हुए खेत के साक्ष्य जो है वो कालीबंगा से मिले। कहाँ से मिले? कालीबंगा राजस्थान में स्थित है और ये आरंभिक हड़प्पा का एक स्थल है। कालीबंगा का जुता हुआ जो खेत है, कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। आरंभिक हड़प्पा स्तर से संबंधित है ये जुता हुआ खेत जो है वो। प्रश्न 21वां, कालीबंगा में मिले जुते खेत की विशेषताएं बताइए। तो खेत में हल रेखाओं के दो समूह मिले जो एक दूसरे को समकोण पर काटती है। देखिए, वहाँ पर जो है खेत की जुताई का जो तरीका है वो एक रेखाएं जो है वो एक प्रकार की रेखाएं इस तरह से जोती गई है, पास पास है। दूसरे प्रकार की जो रेखाएं हैं वो इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से मिलती है। तो ये तरीका जो है वो वहाँ पर खेत की जुताई का हमें मिला है। खेत में हल रेखाएं दो समूह मिले हैं, ये इस प्रकार के दो समूह हैं जो एक दूसरे को समकोण पर काटती है। यहाँ एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी, यानी इन दोनों में जो रेखाएं हैं अलग अलग प्रकार की, आड़ी और खड़ी, इनमें अलग अलग प्रकार की फसलें जो उगाई जाती। एक फसल जो होती थी वो कम हाइट वाली होती थी, दूसरे के अंदर जो उगाई जाती थी वो थोड़ी ज़्यादा हाइट वाली फसल, जैसे यहाँ उदाहरण दिया है संभवतः। अब चूंकि वहाँ उस क्षेत्र में आज भी सरसों और चना इसी तरह से उगाया जाता है, तो हमने अंदाज़ा लगाया कि उस समय भी वो लोग भी सरसों और चना जो है वो उस समय इस तरह से ही उगाते होंगे। तो ये तरीका मिलता है हमें वहाँ पर जुते हुए खेत में, ये साक्ष्य मिला है वहाँ पर हमें। अधिकांश हड़प्पा स्थल कैसे क्षेत्रों में स्थित है? तो अर्ध शुष्क क्षेत्रों में स्थित है और वहां सिंचाई की आवश्यकता होती होगी। 23वां प्रश्न, नहरों के अवशेष किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? तो शोरतुघई जो है अफगानिस्तान में, वहां पर हमें नहरों के अवशेष मिलते हैं। चूंकि वो अर्ध शुष्क क्षेत्र में और वहां नहरों से सिंचाई संभव थी, तो वहां पर जो है वो नहरों के अवशेष मिलते हैं हड़प्पा कालीन। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हजारों वर्ष पहले जो है उन लोगों द्वारा नहरों से सिंचाई की जाती थी। प्रश्न 24वां, पंजाब और सिंध के क्षेत्र में नहरों के अवशेष क्यों नहीं मिले? अब यहाँ नहीं मिलने के कारण ये हो सकता है कि प्राचीन नहरें जो थी, नहर तो थी लेकिन वो गाद से भर गई, नदियों द्वारा जब मिट्टी लाई गई, गाद लाई गई, तो वो उसके द्वारा भर दी गई और हमें प्राप्त नहीं हो रही, मिल नहीं रही है हमें उत्खनन में नहरें। दूसरा ये हो सकता है कि वहाँ जरूरत ही नहीं हो नहरों की, क्योंकि कुओं द्वारा सिंचाई का प्रयोग किया, कुओं का प्रयोग जो है वो सिंचाई में किया जाता हो, संभव यह भी हो सकता है। अगला प्रश्न 25वां, जलाशय किस हड़प्पा स्थल पर मिला है? तो जलाशय है जो धौलावीरा गुजरात में मिला है, वहाँ पर जो एक बहुत बड़ा जलाशय मिला है जिसके माध्यम से जो है पानी इकट्ठा करके और वहाँ सिंचाई में प्रयोग संभवतः किया जाता हो। 26वां प्रश्न, जलाशय किस काम आता था धौलावीरा का? तो संभवतः कृषि के लिए जल संचयन हेतु काम आता था। फिर प्रश्न 27वां, हड़प्पाई चक्कियों के बारे में बताइए। हड़प्पाई चक्कियों की विशेषता यह है कि ये अवतल आकार की है, ये कठोर अवतल आकार, या हड़प्पाई, ये देखिए चित्र जो है ये हड़प्पाई चक्की का चित्र है ये वाला। अब यहाँ अवतल चक्की लिखा है, ये अवतल इसलिए है कि इसका आकार, ये अंदर से यहाँ से जो है ये इस प्रकार की ये अवतल है, और नीचे से जो है अगर इसको उल्टा करें तो ये उत्तल हो जाएगी। तो ये अवतल आकार की चक्की, यहाँ पर जो है वो अनाज या जो भी इनको पीसना होता है वो डाल करके और इस पत्थर के द्वारा जो है वो इस पर पिसाई की जाती। तो ऐसी चक्कियाँ, ये हमारे वर्तमान की जो चक्कियाँ हैं 2 पार्ट वाली, वैसी चक्कियाँ नहीं मिली है, ये ऐसी चक्कियाँ यहाँ पर प्राप्त हुई है। अब नीचे से देखिए, नीचे से ये उत्तल है, ये यहाँ से तो अवतल दिख रही है
लेकिन अगर इसको उल्टा करें तो हमें ऊपर से ये इस प्रकार की दिखाई देगी, तो ये उत्तल हो गया। अब चूंकि इसको अगर समतल जगह पर रखेंगे तो ये हिलेगी डुलेगी पीसते समय, इसीलिए इनको फर्श के अंदर फिट किया जाता था। ये सिद्ध करता है कि इनको स्थायी तौर पर फिट किया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अवतल आकार की है। ये कठोर, कंकरीले, आग्नेय और बलुआ पत्थर से निर्मित थी। इनका तल उत्तल है, इसीलिए इन्हें फर्श में स्थायी लगाया जाता था। ये ऊपर से अवतल है लेकिन नीचे से उत्तल है। ये अनाज पीसने और जड़ी बूटियां और मसालों को कूटने के काम आती थी। और दो प्रकार मिले इसके भी, इन चक्कियों के भी दो प्रकार हमें वहां मिलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू क्या था? शहरी केंद्रों का विकास, यानी नियोजित शहरी केंद्र। एक प्लान बना करके, एक योजना बना करके और शहरों को बसाया गया था, शहरों की बसावट हुई थी। तो ये इसका शहरी केंद्र जो है, ये इसका अनूठा पहलू है सभ्यता का। प्रश्न 29वां, हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल माना जाता है मोहनजोदड़ो, जो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। प्रश्न 30वां, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा है? तो हड़प्पा जो स्थान है वो सबसे पहले खोजा गया था। ये रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। रावी नदी जो है वो सिंधु नदी की एक उपनदी है। प्रश्न 31वां, मोहनजोदड़ो कितने भागों में विभाजित है? तो मोहनजोदड़ो दो भागों में विभाजित है। एक भाग जो है वो दुर्ग है, एक भाग जो है वो निचला शहर है, और दोनों अलग अलग चार दीवारी से ये दोनों घिरे हुए थे। अब दुर्ग जो है, हालांकि दोनों एक ही तल पर स्थित है, लेकिन दुर्ग जो है वो ऊंचा इसलिए है कि यहाँ पहले जो है वो एक कच्ची ईंटों का बहुत बड़ा चबूतरा बनाया गया, उसके बाद में ऊपर जो है वो बिल्डिंग्स का निर्माण किया गया। और निचला शहर जो है वो निचला इसलिए क्योंकि यहाँ जो है वो बिना चबूतरे के ही सभी का निर्माण किया गया। तो ये एक कच्ची ईंटों की बहुत ऊंची वाली चबूतरा या नींव बनाई गई, उसके ऊपर फिर निर्माण किया गया, इसीलिए दुर्ग सा नज़र आता है। इसकी ऊंचाई का यही कारण है, वरना वहाँ कोई पहाड़ी क्षेत्र या ऐसा नहीं है कि वो उसके ऊपर बना करके और फिर ऊंचाई बताई गई हो। अगला प्रश्न देखिए, मोहनजोदड़ो के दुर्ग की ऊंचाई का क्या कारण था? तो दुर्ग कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बना था, या यहाँ की संरचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी? दोनों एक ही बात है। तो कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बना होने के कारण ये ऊंचा नजर आता था। प्रश्न 33वां, मोहनजोदड़ो की इन आधार वाली संरचनाओं यानी चबूतरों को बनाने में कितने श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी? अब देखिए, इतना बड़ा ये आधार है कि मात्र इन आधारों को बनाने के लिए ही 40 लाख श्रम दिवसों की आवश्यकता, यानी बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी। यानी 40 लाख श्रम दिवस जो है वो जरूरत पड़े होंगे, तब जाकर के ये आधार बना हुआ। हमें किस आधार पर यह पता चलता है कि यह बस्ती नियोजित थी? इसके नियोजन का कैसे पता चलता है कि प्लान बना करके बसाई गई थी? क्या विशेषताएं ऐसी है जो ये सिद्ध करती है कि इसे पहले प्लान बनाया गया फिर इसको बसाया गया था? तो यहाँ देखिए, पहला पॉइंट देखिए, पहले यथास्थान चबूतरों का निर्माण किया गया, फिर शहर का सारा निर्माण कार्य भवन किया, यानी जो भवन निर्माण जो भी है वो सारा निर्माण कार्य किया गया जो चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। यानी पहले चबूतरे बनाए गए, फिर उन चबूतरों को एक निश्चित क्षेत्र स्थित हो गया, उसके ऊपर ही फिर जो है वो फिर भवनों का निर्माण किया गया। इससे सिद्ध होता है कि जो है ये पहले से प्लान बना करके नियोजित करके और फिर इसको बसाया गया था। दूसरा है पॉइंट, निश्चित अनुपात वाली धूप में सुखाकर या मिट्टी में पकाकर बनाई गई ईंटें। इसका निर्माण ईंटों से किया गया है और वो भी एक निश्चित अनुपात की पाई जाती है। तो ये दोनों पॉइंट जो है ये सिद्ध करते हैं कि ये बस्ती नियोजित थी। अगला प्रश्न, सॉरी, इसी का तीसरा पॉइंट एक और है कि ये बस्ती जो है वो ग्रिड प्रणाली पर आधारित, सड़कें और गलियां जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ये प्रणाली जालीनुमा पद्धति पर आधारित है, ग्रिड प्रणाली पर आधारित है। इसकी सड़कें और गलियां जो एक दूसरे को, यहाँ चित्र बना हुआ है देखिए आप, यहाँ ये इस प्रकार से एक दूसरे को समकोण पर काटती थी सड़कें और इसकी गलियां जो है वो। और इसके अंदर एक बहुत ही अच्छी जल निकासी प्रणाली पाई गई। इन सड़कों और गलियों के किनारों और बीच में नालियां बना रखी है जल निकासी के लिए। घर का गंदा पानी ना छोटी नाली में से बड़ी नाली और ऐसे होकर के और बाहर की ओर चला जाता था। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये चारों चीज़ें ये दर्शाती है कि ये नगर जो है वो नियोजित था। प्रश्न 35वां, हड़प्पाई ईंटों के आकार का अनुपात क्या था? तो हड़प्पाई ईंटों के आकार का अनुपात जो है वो यहाँ दिया गया है।
देखिए आकार सभी जगह अलग अलग मिलेगा, लेकिन उनका जो अनुपात है बनाने का वो लाखों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के पूरे हड़प्पा स्थलों पर एक समान मिलता है। ये बहुत बड़ी विशेषता है इनकी। तो यहाँ जो है वो देखिए आप कि लंबाई चौड़ाई की दो गुनी, यानी जितनी चौड़ाई है उससे लंबाई उसकी दुगनी है, और जो चौड़ाई है वो ऊंचाई की दुगनी है, यानी लंबाई ऊंचाई की चार गुनी है। कुल मिलाकर यहाँ समझिए आप कि जितनी इस ईंट की ऊंचाई है उस ईंट से दुगनी तो है उसकी चौड़ाई, और ऊंचाई से चार गुनी है लंबाई, यानी जितनी हाइट है उससे ये चौड़ाई दो गुनी है और लंबाई जो है वो चार गुनी है। तो ये अनुपात है वो सभी जगह एक समान पाया जाता है। फिर हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषता क्या थी? नियोजित जल निकासी प्रणाली, यानी घरों का गंदा पानी छोटी बड़ी नालियों से के माध्यम से बाहर चला जाता, ये उनकी अनूठी विशेषता थी। प्रश्न 37वां, अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में बसावट की कौन सी विशेषता सामान्यतः पाई जाती है? तो सामान्य जो विशेषता पाई जाती है बसावट की वो ये है कि पश्चिम की ओर एक छोटा ऊंचा भाग जिसे दुर्ग कहा गया है, और पूर्व की ओर एक निचला बड़ा भाग कहा गया है जिसे सामान्य शहर कहा जाता है। ये सभी जगह लगभग एक समान सामान्य सी बसावट मिलती है। प्रश्न 38वां, कौन से दो स्थलों की पूरी बस्ती किलेबंद थी? तो धौलावीरा और लोथल गुजरात के अंदर, इन स्थलों की पूरी बस्ती किलेबंद थी। प्रश्न 39, हड़प्पा स्थलों में कौन से स्थल दुर्ग दीवार से घिरा तो नहीं है पर कुछ ऊंचाई पर बना है? तो लोथल के अंदर ये ऐसा पाया जाता है। फिर प्रश्न 40वां, हड़प्पा नगर के पूरा अवशेषों को किसने नष्ट कर दिया? ईंट चुराने वालों ने। हड़प्पा नगर की बात की, हड़प्पा सभ्यता नहीं, हड़प्पा नगर की बात की जा रही है कि उसके पूरा अवशेषों को ईंटें चुराने वाले जो थे उन्होंने नष्ट कर दिया, खोद खोद के ईंटें ले गए, सारी संरचनाएं नष्ट कर दी गई इनके द्वारा। प्रश्न 41वां, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ये भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल थे। प्रश्न 42वां, मोहनजोदड़ो नगर के गृह स्थापत्य की विशेषताएं बताइए। वहाँ जो घर मिले उनकी क्या विशेषताएं मिलती है वो देखिए, यहाँ पर देखते हैं हम। घर आंगन केंद्रित थे जिसके चारों ओर कमरे बने थे, संभवतः आंगन खाना पकाने और कताई करने जैसी गतिविधियों के केंद्र था। देखिए आंगन जो है वो बीच में है और चारों ओर कमरे बने हैं, आंगन खाना पकाने और कताई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था। ये कार्य मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु में किए जाते थे, कताई करने जैसे शुष्क ऋतु में। फिर दूसरा पॉइंट है, गृह स्थापत्य में एकांतता को महत्व दिया जाता था। भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं थी और मुख्य द्वार से आंगन सीधा नहीं दिखता था, तो इसीलिए माना गया कि एकांतता को महत्व देते थे। अब आज ही सुबह ही अखबार में पढ़ा कि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान जो है उन्होंने एक नया आदेश जारी किया है कि जो भी घर हैं जो सीधे सड़क से जुड़े हुए हैं या जहाँ से अंदर सीधा झांका जा सकता है वो खिड़कियां नहीं बनाएंगे नए मकान में, और पुराने मकान में अगर वो खिड़कियां बनी हैं तो उन खिड़कियों को बंद कर दिया जाएगा। तो वो जैसे ही पढ़ा, ये गृह स्थापत्य की जो विशेषता थी इनकी वो सीधी सीधी याद आ गई। तो ये जो है वो भी बिल्कुल एकांतता को महत्व देते थे, और यहाँ जो है वो खिड़कियाँ का निर्माण नहीं इनके द्वारा किया जाता था। एक और विशेषता थी कि घर का जो मुख्य द्वार है उस द्वार से घर का आंगन सीधा सीधा दिखाई नहीं देता था, तो इनके कारण ऐसा माना गया कि एकांतता को महत्व देते होंगे। अगली विशेषता, स्नान घर का जो फर्श है वो ईंटों का बना हुआ है और स्नान घर से जल निकासी के लिए नाली सड़क की नाली से जुड़ी होती थी। ये विशेषता पाई गई है इसकी स्नान घर की। फिर अगला पॉइंट है, कुछ घरों में दूसरे तल पर जाने के लिए सीढ़ियां भी बनी हो सकता है दूसरा तल भी ऊपर बना हुआ हो, बिल्डिंग मल्टी स्टोरी हो, तो वहाँ सीढ़ियां भी बनी दिखाई देती है हमें। अगली विशेषता, कई आवासों में कुएं मिले हैं और जो ऐसे कमरे में थे जिसका एक द्वार घर में और दूसरा द्वार गली में खुलता था, संभवतः राहगीरों के उपयोग के लिए। यानी कमरा जो है जिसमें कुआं बना हुआ है उसके दो द्वार हैं, एक द्वार जो है वो कोई भी व्यक्ति आकर के और उसे काम में ले सकता था, और एक जो है वो घर में से आकर के काम में ले सकते थे, यानी दोनों तरह से उसको काम में लिया जा सकता था। प्रश्न 43वां, मोहनजोदड़ो में दुर्ग पर एक ऐसी कौन सी संरचनाओं के साक्ष्य मिलते हैं जो विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए थी? यानी विशेष सार्वजनिक प्रयोजनों के काम आने वाली ऐसी कौन सी संरचनाएं हमें वहां पर दुर्ग में मिलती है मोहनजोदड़ो के? तो एक तो वहां पर माल गोदाम मिला है और एक वहां पर विशाल स्नानागार मिला है। ये दो संरचनाएं वहां पर बड़ी मिलती है जो सार्वजनिक थी।
प्रश्न 44वां, माल गोदाम की विशेषताएं बताइए। तो विशाल संरचना जिसके ईंटों के बने केवल निचले हिस्से प्राप्त हुए हैं हमें। संभवतः ऊपरी भाग लकड़ी का था जो नष्ट हो गया। ऐसा माना कि केवल निचला हिस्सा मिला है, ग्रेनरी थी, ये माल गोदाम था। ऊपरी हिस्सा संभवतः नष्ट हो गया, हमें मिला नहीं है, तो हमने अंदाजा लगाया कि शायद लकड़ी का होगा, समय के साथ नष्ट हो गया। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के बारे में बताइए। स्नानागार की विशेषताएं हैं, इनके बारे में देखें। अब पहला पॉइंट इसमें है कि आंगन में बड़ा एक आयताकार जलाशय है ये, पहला। दूसरा, इसे ईंटों से बनाकर जिप्सम के गारे से जलबद्ध किया गया, यानी इसको पानी नहीं निकले बाहर, तो जिप्सम का गारा जो है वो काम में लिया गया। जलबद्ध यानी जल बाहर नहीं निकले, उसको ईंटों को चुनाई उससे की गई है। तल तक जाने के लिए उत्तर और दक्षिणी भाग में इसकी सीढ़ियां बनी हुई है। जलाशय के चारों ओर गलियारे से घिरा है। जलाशय के तीनों और कक्ष बने हैं, जिनमें से एक बड़ा कुआं है और वो जलाशय का जल स्रोत था, उसी में से पानी इसमें लाया जाता था। जल निकासी, यानी जब इस जलाशय में से, स्नानागार में से जल बाहर निकाला जाता था तो वो एक बड़े नाले में बह जाता था। इसके उत्तर में गली के दूसरी ओर 8 स्नानागार बने हुए हैं, जो एक गलियारे से दोनों ओर 4 हैं। यानी ये गलियारा है, 4 इस तरफ बने हुए हैं और 4 ही इस तरफ बने हुए हैं। इस तरह से ये इनका निर्माण भी किया गया है। इसका प्रयोग विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। यहाँ भी देखिए, यहाँ कहीं कोई साक्ष्य नहीं है, लेकिन चूंकि वर्तमान में जो अनुष्ठानिक स्नान करने के लिए इस प्रकार के जलाशय जो धार्मिक स्थानों पर बने होते हैं, उसी आधार पर हमने ये अंदाज़ा लगाया कि वहाँ पर भी ये जो जलाशय, ये स्नानागार जो है, ये अनुष्ठानिक स्नान के प्रयोग में आता होगा। तो ये विशेषताएं मिलती है स्नानागार की, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की। अगला प्रश्न देखिए, 46वां, पुरातत्वविद किसी संस्कृति विशेष की सामाजिक और आर्थिक भिन्नताओं को, यानी भिन्नताओं को जानने के लिए, यहाँ भिन्नताओं को जाना जा रहा है, आर्थिक और सामाजिक, कौन सी विधियों का प्रयोग करते हैं। तो 2 विधियां काम में लेते हैं। पहली विधि है समाधानों का अध्ययन और दूसरी है विलासिता वस्तुओं की खोज। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 47वां, विशाल पिरामिड कौन सी सभ्यता से संबंधित है। तो मिस्र की सभ्यता, ये हड़प्पा सभ्यता की समकालीन थी, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में हमें इस प्रकार का समाधान दिखाई नहीं देता है जितने विशाल और भव्य समाधान मिस्र में दिखाई देते हैं। वहाँ पर विशाल पिरामिडों का निर्माण किया गया था राजाओं फराओं के लिए, यहाँ ऐसा नहीं था। प्रश्न 48वां, मिस्र के विशाल पिरामिड क्या है। ये समाधान है और इनमें कई राजकीय समाधान थे जिनमें बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई गई थी। प्रश्न ये इस प्रकार के समाधान यहाँ दिखाई नहीं देते हैं। प्रश्न 49, हड़प्पाई समाधानों की विशेषताएं बताइए। हड़प्पाई समाधानों की बात करें तो यहाँ देखिए हड़प्पाई समाधानों की विशेषताएं। आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था, खड्डे खोदे जाते थे, कब्र बनाई जाती थी, उनमें दफना दिया जाता था। गर्तों की बनावट में कुछ अंतर दिखाई देता है, जैसे कुछ में ईंटों से चिनाई की गई है, कोई भव्य नाम की चीज़ें नहीं है, बस मात्र यही फर्क दिखाई देता है, कुछ सीधे सीधे हैं, खोदे गए हैं, और कुछ के अंदर ईंटों से चिनाई की गई, यानी ईंटों का प्रयोग किया गया है। कुछ कब्रों में मृदभांड और आभूषण, महिला पुरुष दोनों के आभूषण जो है वो मिले हैं। कुछ मृतकों को तांबे के दर्पण के साथ दफनाया गया। ये तांबे के दर्पण के साथ दफनाए गए मृतक भी मिलते हैं कुछ जगहों पर, कोई विशेष फर्क नहीं दिखाई देता है। हड़प्पा स्थल से कब्रिस्तान से एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्ले, जैस्पर, मन के सैकड़ों सूक्ष्म मनकों से बना आभूषण मिला है। तो ये काफ़ी रेयर केस है जहाँ पर ऐसे समाधान मिले हैं, और इनका मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था। अब चूंकि बहुमूल्य वस्तुएं नहीं मिली है, तो हम ऐसा ही मान सकते हैं कि इनका बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था। तो ये इस प्रकार की विशेषताएं जो है वो यहाँ पर इनकी मिलती है। एक समाधान का चित्र देखते हैं। ये देखिए, ये हड़प्पाई समाधान है, ये इस प्रकार के समाधान मिले। अब आपने मिस्र के पिरामिड देखे होंगे, तो कहाँ तो वो समाधान और कहाँ ये सामान्य से समाधान। यहाँ देखिए इन समाधानों के साथ में कुछ मृदभांड और कुछ सामान्य सी चीज़ें इनके साथ में मिलती है, और सामान्य से गर्त हैं, कोई विशेष कुछ बनावट भी इनकी नज़र नहीं आती है। तो इस प्रकार के समाधान जो है वो हमें दिखाई देते हैं। इसमें एक युगल समाधान भी दिखाई दे रहा है, और कुछ ई जो समाधान है इसमें देखिए युगल समाधान दिखाई दे रहा है। बी जो है इसको देखिए आड़ा लेटा गया, ए और बी में जो आड़ा लिटाया गया है,
और डी के अंदर जो है वो समाधान के साथ में जो है काफ़ी मृद भांड भी दिखाई देते हैं। तो ये सामान्य सी समाधान वहाँ पर दिखाई हमें देते हैं। फिर अगला प्रश्न है, अब सामाजिक भिन्नता को जानने के लिए पुरातत्वविद मोटे तौर पर पूरा वस्तुओं को कौन कौन से भागों में वर्गीकृत करते हैं। तो दो भागों में बांट रहे हैं वो। उपयोगी वस्तुएं, कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो उपयोगी होती है, यानी रोज़मर्रा के काम में ली जाने वाली होती है। कुछ वस्तुएं होती है जो विलासी होती है, जो महंगी होती है। तो उपयोगी वस्तुएं यानी रोज़मर्रा के उपयोग की तथा सामान्य पदार्थों और सामान्य विधि से बनी वस्तुएं। पदार्थ भी सामान्य बनने का, विधि भी सामान्य है, रोजमर्रा के काम आने वाली वस्तुएं जैसे चक्कियाँ, मृदभांड, सुइयाँ, झावा। झावा जो है वो मैल उतारने वाला स्क्रीन स्क्रबर होता है, माटी का बना हुआ या पत्थर का, वो काम में लिया जाता है। ये चीज़ें वहाँ पर मिली है। फिर विलासी वस्तुओं की बात करें तो ये कीमती होती है, दुर्लभ होती है, अनुपलब्ध होती है, यानी स्थानीय स्तर पर ये उपलब्ध नहीं होती है। इनको बनाने की विधि जो होती है वो बड़ी जटिल होती है। सामग्री भी इनकी जो बनाने की है वो स्थानीय स्तर पर उपलब्ध नहीं होती है। और इसी कारण से ये वस्तुएं जो है वो विलासी मानी जाती है, दुर्लभ मानी जाती है, कीमती मानी जाती है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल है फेयंस, फेयंस की बनी वस्तुएं वहाँ पर दुर्लभ मानी गई है। अगला प्रश्न देखिए, 51वां प्रश्न, फेयंस क्या है। फेयंस का शुरू में हमने एक चित्र भी देखा था बर्तन का। तो यहाँ फेयंस क्या है, तो घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पका करके बनाए गए पदार्थ यानी बर्तन ये कीमती माने जाते थे क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था। तो ये फेयंस जो है ये विलासिता की वस्तु मानी गई है। अब यहाँ घिसी हुई रेत है या बालू या रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पका करके जो पदार्थ बनाया जाता था, चूंकि इन्हें बनाना कठिन था इन बर्तनों को और कीमती, इसीलिए इन्हें कीमती और माना गया है। प्रश्न 52वां, क्या फेयंस स्पष्ट तौर पर सामाजिक भिन्नता को स्पष्ट करता है। सबसे पहली लाइन यही लिखी है, नहीं। जबकि फेयंस को ऊपर हमने ये माना कि ये कीमती भी था, इसको बनाने की जो विधि थी बड़ी कठिन थी। अब यहाँ ये स्पष्ट क्यों नहीं करता सामाजिक भिन्नता को, वो देखिए, क्योंकि फेयंस जैसी दुर्लभ पदार्थों से रोजमर्रा के काम आने वाली वस्तुएं भी वहाँ पर मिलती है। हम ये सोचते हैं कि अगर फेयंस दुर्लभ है तो कुछ घरों में, कुछ स्थानों पर ही ये चीज़ें मिलेगी और वो भी कुछ विशेष प्रकार की चीज़ें ही मिलेगी, लेकिन वहाँ पर रोज़मर्रा के काम आने वाली चीज़ें जो है वो भी फेयंस की बनी मिल जाती है। तो फिर उसको दुर्लभ वस्तु नहीं माना जा सकता या विलासी वस्तु नहीं माना जा सकता। क्या मिला है वहाँ पर देखिए, जैसे तकलियाँ, सूत से धागा बनाने, कपास से जो धागा बनाने की जो तकली काम में ली जाती है, वो तकलियाँ जो है वो फेयंस की बनी हुई मिलती है और उन तकलियों को स्पष्ट तौर पर विलासी नहीं माना जा सकता। तो न तो वहाँ पर समाधान और न ही वहाँ की दुर्लभ या विलासी वस्तुएं, ये दोनों सामाजिक आर्थिक भिन्नता को बताने में काफ़ी हद तक मौन नजर आती है हमें हड़प्पा सभ्यता के अंदर। स्पष्ट तौर पर ये नहीं बताती कि वहाँ पर इन दोनों में कोई सामाजिक या आर्थिक भिन्नता रही होगी। प्रश्न 53 देखिए, फेयंस के लघु पात्र किस काम आते थे और कहाँ मिले। तो ये काम आते थे सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में काम आते थे, सेंट के पात्र हैं उसे रखने के काम आते थे, और ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में मिले, लेकिन ये कालीबंगा जैसी छोटी बस्तियों में नहीं मिले। क्षेत्रवार बात करें अगर वितरण की, तो कुछ शहर जो है वो बड़े संपन्न नजर आते हैं, कुछ जो है वो कम संपन्न नजर आते हैं। ये वही उदाहरण इसमें दिया है। प्रश्न 54वां, हड़प्पा स्थलों से मिले स्वर्ण आभूषण कहाँ मिले। ये हमें संचयों में मिले। जो उस समय के लोग थे उन लोगों ने उनको छुपा करके रखा था, भूल गए, वो वापस उसे प्राप्त नहीं कर पाए और वो हमें संयोग से मिल गए, तो वो संचय कहे जाते हैं। प्रश्न 55वां, चन्हुदड़ो के बारे में बताइए। तो ये लगभग 7 हेक्टेयर में फैली छोटी बस्ती है, जबकि मोहनजोदड़ो 125 हेक्टेयर में। वहीं एक राखीगढ़ी नाम जो है वो भारत में पाया जाता है, राखीगढ़ी, वो 500 हेक्टेयर में फैला हुआ शहर था, सबसे बड़ा शहर माना जाता है। तो यहाँ चन्हुदड़ो बहुत छोटा शहर है, लेकिन ये शिल्पकारी के लिए मुख्यतः बहुत फेमस था और यह लगभग पूरी तरह शिल्प उत्पादन में बस्ती संलग्न थी। फिर हड़प्पा सभ्यता के शिल्प कार्यों में क्या क्या सम्मिलित है। तो मन के बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मोहर निर्माण और बाट बनाना। बाट तोलने के लिए, सामान तोलने के जो काम में लिए थे वो बाट बनाना, तो ये सारे शिल्प कार्यों में आते हैं। प्रश्न 57वां, हड़प्पा सभ्यता में मनकों और उनके निर्माण की विशेषताएं बताइए। तो मनकों का निर्माण विभिन्न प्रकार के पदार्थों से होता था, जैसे
कार्निलियन, जैस्पर, स्फटिक, ये पत्थर है। क्वार्ट्ज और सेल खड़ी जैसे पत्थरों से हुआ है। फिर धातुओं की बात करें तो तांबा, कांसा, सोना, इनसे बना है। शंख से बने, फ्योन से बने और पक्की मिट्टी से बने। तो मनकों को बनाने के लिए जो चीज़ें काम में ली जाती है उनमें बहुत विविधता दिखाई यहाँ पर हमें देती है। फिर कुछ मन के सोने के टोप वाले पत्थर के हैं और कुछ विभिन्न पत्थरों को जोड़कर बनाए जाते थे। फिर इनका आकार भी अलग अलग प्रकार का है। ये चक्राकार हैं, बेलनाकार हैं, गोल हैं, ढोलाकार हैं, खंडित है। ये अलग अलग आकार के भी मिलते हैं हमें। फिर मनकों पर उत्कीर्णन और चित्रकारी और रेखा चित्र भी उकेरे गए हैं यहाँ पर। मन के बनाने की तकनीकों में प्रयुक्त पदार्थ के अनुसार भिन्नताएं थी। जिस पदार्थ से मन का बनता था उसको बनाने, मनके को बनाने की तकनीक में भी बदलाव आ जाता था। सेलखड़ी चूर्ण को सांचे में ढालकर भी कुछ मनके बनाए जाते थे। सेलखड़ी जो पत्थर है उसका चूर्ण बना करके फिर छोटे सांचे बनाए जाते थे अपने मनपसंद के, उनके अंदर उस चूर्ण को डाल करके और फिर मनपसंद सांचे के अनुसार जो है वो आकार लिया जाता था और मनके बनाए जाते थे। कार्निलियन का लाल रंग मनकों को आग में पका करके प्राप्त किया जाता था। ये तरीका था, तकनीकी बताई जा रही है वहाँ, अलग अलग पदार्थों से बने मनकों को किस प्रकार से तैयार किया जाता था। चनुदड़ो, लोथल और धौलावीरा में मनकों में छेद करने के विशेष उपकरण हमें मिले। चनुदड़ो मिले, लोथल मिला है और धौलावीरा मिला है। चनुदड़ो और लोथल से तैयार माल जैसे मनके मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरी केंद्रों को भेजे जाते थे। इन छोटे क्षेत्रों से जो भी मनके बनते थे वो बड़े बड़े शहरी केंद्र है, वहाँ पर उन मनकों को भेजा जाता था। यह देखिए मनकों का चित्र है। ये अलग अलग आकार के मनके इस प्रकार के बने हैं। यहाँ देखिए आप, आकार भी अलग दिखाई देगा, रंग में, रंग के अनुसार इनको बनाने वाली सामग्री भी अलग अलग थी। तो ये इस प्रकार के मनके जो हैं इनके द्वारा बनाए जाते थे कि बहुत सूक्ष्म मनके हैं और उन सूक्ष्म मनकों के अंदर देखिए छेद भी किए हुए हैं। तो बड़ी जटिल तकनीक के द्वारा इनका निर्माण किया जाता। कुछ बड़े मनके मिलते हैं, कुछ छोटे मनके, चक्राकार मनके मिलते हैं, ढोलाकार हैं, गोल हैं, अलग अलग प्रकार के इस प्रकार के मनके मिलते हैं हमें वहाँ पर। अगला प्रश्न 58वां, शंख से बनी वस्तुओं यानी चूड़ियाँ, करछियाँ, पच्चीकारी वस्तुओं के निर्माण के लिए कौन से स्थल प्रसिद्ध थे? तो शंख से बनी वस्तुएं, शंख जो है वो समुद्र से प्राप्त होता है और समुद्र के किनारे पर दो नगर थे, नागेश्वर और बालाकोट, ये समुद्र तट के समीप है। तो ये शंख से बनी वस्तुओं के लिए बहुत फेमस थे। प्रश्न 59, शिल्प उत्पादन केंद्रों की पहचान के लिए पुरातत्वविद सामान्यतः क्या ढूंढते हैं? पुरातत्वविदों को कैसे पता चलता है, कौन सी चीज़ों से पता चलता है कि ये कोई शिल्प उत्पादन का केंद्र रहा होगा? तो कौन सी वस्तुएं जो बताती है, तो उनमें क्या क्या आता है देखिए, पढ़ते हैं। पहला है प्रस्तर पिंड, पत्थरों के टुकड़े, पूरे शंख, तांबा अयस्क जैसा कच्चा माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं और त्याग दिया गया माल और कूड़ा करकट। ये जो चीज़ें हैं वो सारी पहचान कराती है शिल्प उत्पादन केंद्रों की पुरातत्वविदों को। प्रश्न 60वां, शिल्प कार्य की पहचान के सबसे अच्छा संकेतक किसे माना जाता है? तो कूड़े करकट को माना जाता है। शिल्प उत्पादन के दौरान जो कूड़ा करकट बचता है वो उसका सबसे अच्छा संकेतक माना जाता है पहचान का पुरातत्वविदों के लिए। जहाँ कूड़ा करकट मिला है इसका मतलब है वहाँ पर अवश्य ही इस वस्तु को बनाया गया। जैसे शंख लिया, शंख की अगर चूड़ियाँ बन रही है तो चूड़ी बनने के बाद में जो कचरा बच जाता है वो वहीं फेंक दिया जाता था। अगर कचरा वहीं फेंका गया है तो इसका मतलब है कि 100% वहीं पर उसका निर्माण किया गया था, तो सबसे अच्छे संकेतक माना जाता है। प्रश्न 61वां, हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन हेतु कच्चा माल कहाँ से प्राप्त करते थे? तो स्थानीय स्तर पर उपलब्ध जैसे मिट्टी और बाहरी क्षेत्रों से मंगवाते थे। पत्थर है, लकड़ी है, धातु है, ये बाहर से मंगवाते थे। तो दोनों तरह से अपना माल जो है वो प्राप्त करते थे। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से मिले बैलगाड़ियों के मिट्टी से बने खिलौनों के प्रतिरूप क्या संकेत करते हैं? वो ये संकेत करते हैं कि यह सामान और लोगों के लिए स्थल परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन था, बैलगाड़ियाँ। प्रश्न 63वां, हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के लिए क्या तरीके अपनाते थे? किस तरह से वो शिल्प उत्पादन के लिए माल प्राप्त करते थे? तो पहला है कच्चे माल के स्रोतों के निकट बस्तियां बसाना। जहाँ जो कच्चा माल उन्हें मिलता है उसी के पास में अपनी एक बस्ती बसा देते थे और इस तरह से वह बस्ती जो है वो हड़प्पावासियों को वहाँ से माल लेकर के और आगे भेजती थी। जैसे शंख प्राप्त करने के लिए नागेश्वर और बालाकोट ये नगर बसाए। लाजवर्द नीला पत्थर जो है ये प्राप्त करने के लिए सोर्त घुई अफगानिस्तान में नगर बसा दिया। कार्निलियन लोथल गुजरात से प्राप्त करते थे। सेलखड़ी दक्षिणी राजस्थान, उत्तरी गुजरात से।
धातु तांबा है कालीबंगा से प्राप्त करते थे। तो इस तरह से जहाँ जो माल प्राप्त होता था उसके पास अपनी बस्तियाँ बसा लेती थी। और दूसरा तरीका था अभियान भेजना। तो पहला खेतड़ी अंचल से तांबा प्राप्त करने के लिए ये राजस्थान में अभियान भेजते थे, और दक्षिण भारत से सोना प्राप्त करने के लिए ये अभियान भेजते थे। अब अभियान का पता ऐसे चलता है क्योंकि इन क्षेत्रों से हमें यदा कदा हड़प्पाई पूरा वस्तुएं मिलती है, जो ये कारवां के अंदर जो व्यापारी वहां जाते थे वो लेकर के ये सामान जाते थे। प्रश्न 64वां, खेतड़ी में मिले, राजस्थान खेतड़ी की बात की जा रही है, मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने क्या नाम दिया है? तो इसे गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति नाम दिया है। अब गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति क्या विशेषताएं? इनके विशिष्ट मृदभांड हड़प्पाई मृदभांडों से अलग थे। यहाँ तांबे की वस्तुओं की असाधारण संपदा मिली है। तांबे की वस्तुएं बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर मिली है, और मृदभांड जो है वो अलग थे इनके हड़प्पाई लोगों से। संभव तो ये लोग हड़प्पा सभ्यता को क्या भेजते थे? तांबा भेजते थे। इस संस्कृति का नाम है गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति। अगला प्रश्न 65वां देखिए, हाल ही में हुई पुरातात्विक खोजें हड़प्पा क्षेत्र में तांबा आयात की और क्या संकेत करती है? तो ये संकेत करती है कि संभवतः तांबा अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व छोर पर स्थित ओमान से भी लाया जाता था। ये ओमान जो है यहाँ से भी तांबा लाया जाता था। यहाँ से तो आ ही रहा है, यहाँ से भी आता था। कैसे पता चलता है कि हड़प्पाई क्षेत्रों में तांबा ओमान से भी मंगाया जाता था? अब ओमान से मंगाने का पता ऐसे चलता है कि रासायनिक विश्लेषण से पता चलता है। रासायनिक विश्लेषण से पता चलता है कि ओमानी तांबे और हड़प्पाई तांबा जो यहाँ मिला है, दोनों में निकल के अंश मिले। निकल धातु का अंश दोनों में मिलता है, और ये दोनों साझा उद्भव की ओर संकेत करते हैं। अब चूंकि हड़प्पाई क्षेत्र में तो तांबा मिलता नहीं, ओमान में जरूर मिलता है, तो वहाँ से जो तांबा मिला है उसमें भी निकल मिला है, और हड़प्पा में जो तांबा की बनी वस्तुएं मिली उसमें भी निकल मिला है। तो इसका अर्थ था कि हड़प्पाई लोग ओमान से तांबा मंगवाते थे। रही बात मेसोपोटामिया की, तो मेसोपोटामिया में भी इसी प्रकार की विशेषता वाला तांबा मिला है। तो इसका अर्थ है कि ओमान से न केवल हड़प्पा बल्कि मेसोपोटामिया को भी तांबा भेजा जाता था। ओमानी स्थलों से हड़प्पाई मर्तबान। अब दूसरी विशेषता, दूसरा ये पता इसलिए चला है कि ओमान से हमें क्या मिला है? हड़प्पाई मर्तबान मिले हैं, बर्तन मिले हैं वहाँ पर, जो तांबे के विनिमय की ओर संकेत करता है। इसका मतलब हम भी वहाँ कुछ भेजते थे और वहाँ से हम तांबा प्राप्त करते थे। प्रश्न 67, तीसरी सहस्त्राब्दी यानी 3000 ईसा पूर्व में दिनांकित डेट सहित मेसोपोटामिया के लेखों में उल्लेखित नाम वर्तमान में किन क्षेत्रों की ओर संकेत करते हैं? देखिए 3000 ईसा पूर्व का एक दिनांकित अभिलेख मिला है मेसोपोटामिया में, जिसमें 3 क्षेत्रों के नाम दिए हैं जहां से इनका संबंध था। अब वो कौन कौन से क्षेत्र माने गए या किन से उनको माना गया कि ये क्षेत्र यही होगा, तो उनकी जो बात की गई, वो पहला क्षेत्र है मगान। मगान जो है वो माना गया है ओमान को। दिलमोन दिलमोन माना गया है बहरीन द्वीप को, और उसमें एक नाम आता है मेलुआ। मेलुआ जो माना गया है वो हड़प्पा के लिए प्रयोग किया है उन्होंने, ऐसा माना गया। उसमें जो मगान आया वो ओमान के लिए, दिलमून जो है बहरीन द्वीप के लिए, और मेलुआ जो है वो हड़प्पा सभ्यता के लिए। तो ये क्षेत्र ओमान आ गया, यहाँ दिलमोन आ गया, ये मेसोपोटामिया यहाँ मेसोपोटामिया, और ये हड़प्पाई क्षेत्र है। तो ये पास पास ही है, इनके लिए इस अभिलेख के अंदर ये नाम आए हैं। लेख के अनुसार इन क्षेत्रों से मेसोपोटामिया वासियों का संपर्क था, इन तीनों से इनका संपर्क था, इसीलिए यहाँ अभिलेख के अंदर मेसोपोटामिया के अभिलेख में इनका उल्लेख मिलता है हमें। प्रश्न 68, मेसोपोटामिया का लेख मेलुआ से प्राप्त कौन से उत्पादों का उल्लेख करते हैं? तो मेलुआ से ये क्या क्या मंगवाते थे जिनका उल्लेख उस अभिलेख में मिलता है? ये कार्निलियन, लाजवर्द मणि, तांबा, सोना और विविध प्रकार की लकड़ियां मंगाते थे। मेलुआ के विषय में एक मेसोपोटामिया मिथक क्या बताता है कि मिथक ये बताता है कि तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो और उसकी आवाज़ राजप्रसाद में सुनाई दे। प्रश्न 70वां, कई पुरातत्वविदों के अनुसार हाजा पक्षी क्या था? तो हाजा पक्षी था मोर। मेसोपोटामिया के अभिलेख में मेलुआ को कैसा देश कहा गया है? तो मेलुआ को कहा गया है नाविकों का देश, यानी यहाँ के लोग जो नावों का बहुत अधिक प्रयोग करते थे, नावों से आते जाते थे, तो नाविकों का देश कहा गया है मेलुआ को। अगला प्रश्न है, कौन से साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के सुदूर क्षेत्रों से संपर्क की और बहुत दूर क्षेत्रों से संपर्क की और संकेत करते हैं? तो पहला इसमें यह मिलता है कि ओमानी तांबे का हड़प्पाई स्थलों पर मिलना और हड़प्पाई मर्तबान का ओमान में मिलना। ओमान चूंकि
हड़प्पा सभ्यता से काफ़ी दूर पड़ता है, तो वहाँ की चीज़ों का यहाँ और यहाँ का वहाँ मिलना दिखाता है कि ओमान से उनका संपर्क था, जो सुदूर क्षेत्रों में आता है। दूसरा है मेसोपोटामिया के लेख में मेलुआ हड़प्पाई क्षेत्र का उल्लेख। अब मेसोपोटामिया का जो लेख मिला है, अभिलेख मिला है 3000 ईसा पूर्व का, उसमें मेलुआ शब्द मिलता है, जहाँ से उसके व्यापारिक संबंध थे, यानी हड़प्पाई क्षेत्र से उनके व्यापारिक संबंध थे। ये भी दिखाता है कि सुदूर क्षेत्रों से संपर्क था। तीसरा है मेसोपोटामिया में हड़प्पाई मोहरों, बाट, पासे, मनकों का मिलना। मेसोपोटामिया में ये सारी चीज़ें हड़प्पाई वहाँ पर भी मिलती है, तो ये दर्शाता है कि सुदूर क्षेत्र संपर्क था। चौथा पॉइंट है मेसोपोटामिया के लेख में मेलुआ को नाविकों का देश कहना। और पांचवा पॉइंट है हड़प्पाई मोहरों पर जहाज़ों और नावों का चित्रांकन मिलता है। तो चूंकि जहाज़ों और नावों का चित्रांकन भी है, नाविकों का देश भी कह रहे हैं, मेसोपोटामिया में इनका सामान भी मिल रहा है, मेसोपोटामिया से ये लोग सामान, ये मेसोपोटामिया के लोग अभिलेख में भी उल्लेख मिल रहा है, तो ये चीज़ें सारी दर्शाती है कि सुदूर क्षेत्रों से इन लोगों का संपर्क रहा होगा। अभी तक खोज के अनुसार तो इतने क्षेत्र तो ही है, भविष्य में हो सकता है इससे आगे और भी कुछ क्षेत्र मिले जहां से इनका संपर्क रहा हो। कहाँ के स्थानीय बाट हड़प्पाई मानक का अनुसरण कर, बहुत बड़ी बात है कि दूरस्थ क्षेत्र था और वहाँ के जो स्थानीय बाट थे वो हड़प्पाई मानक का अनुसरण करते थे। दिलमोन, बहरीन द्वीप जो है वर्तमान का, जिसे मेसोपोटामिया लेख में दिलमून कहा गया है, वहाँ पर हड़प्पाई मानक का अनुसरण होता था बाट प्रणाली के अंदर। प्रश्न 74, कुबड़दार वृषभ वाली हड़प्पा सदृश मोहर कहाँ मिली है? तो मेसोपोटामिया में मिली है। प्रश्न 75वां, मोहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग कहाँ होता था? तो इनका प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था, मोहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग। प्रश्न 76, मुद्रांकन जो है ये मिट्टी की छाप होती, मिट्टी गीली मिट्टी जो होती थी चिकनी, उसके ऊपर एक छाप लगाई जाती थी, उसे मुद्रांकन कहते हैं। माल को एक स्थान से दूसरी जगह भेजने के लिए ये सील लगाई जाती थी। प्रश्न 76वां, हड़प्पाई लिपि की विशेषताएं बताइए। अब हड़प्पाई लिपि की विशेषताएं पहली देखिए, हड़प्पाई मोहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा है जो संभवतः मालिक के नाम और पदवी को बताता है। ये बुक में लिखा है, वैसे हड़प्पाई लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है, लेकिन एक अंदाज़ा लगाया गया है कि इसके ऊपर जो नाम है वो बहुत छोटे नाम है, तो हो सकता है वो उसके मालिक का नाम और उसकी पदवी को बताता हो। दूसरा, कुछ विद्वानों के अनुसार मोहर पर बने चित्र अनपढ़ लोगों को सांकेतिक रूप से इसका अर्थ बताते हैं, इसीलिए सभी के ऊपर चित्र बने हुए हैं, तो ये लोग जो है जो पढ़ा लिखा नहीं हो वो भी आसानी से जान ले उसका अर्थ, इसलिए जो है वो चित्र बने हुए हैं मोहरों के ऊपर। फिर तीसरा है इसके अभिलेख, अधिकांश जो अभिलेख हैं वो संक्षिप्त है, बहुत छोटे हैं, लंबे अभिलेख नहीं मिलते हैं। चौथी इसकी विशेषता है सबसे लंबे अभिलेख में केवल 26 चिन्ह मिलते हैं, सबसे लंबा से लंबा जो अभिलेख है वो 26 चिन्ह का अभी तक हमें प्राप्त हुआ है। पांचवा, अभी तक पढ़ी नहीं गई इस लिपि को। छठा, ये वर्णमाल्य नहीं है, संभवतः चित्रात्मक है। और सातवां, इसके चिन्हों की संख्या लगभग 375 से 400 के बीच में हमें अभी तक मिल चुकी है। अगला पॉइंट देखिए, यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, इसकी लिखावट जो है वो दाईं से बाईं ओर इस प्रकार से लिखी जाती थी, जैसे कि उर्दू लिखी जाती है। हिंदी जो हम लिखते हैं वो इस प्रकार लिखते हैं, जबकि ये दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है, हम लिखते हैं बाएं से दाएं ओर। जो यहाँ पर ये लिखा हुआ जो भी लिखा हुआ मिल रहा है, इसकी लिखावट जो है वो इस प्रकार मिल रही है, जबकि ये लिपि इस यहाँ से ऐसे जाती थी। जैसे मोहरें, अब इसकी लिखावट विभिन्न वस्तुओं पर मिली है, जैसे मोहरों पर, तांबे के औजारों पर ये लिखा हुआ मिलता है, मर्दबानों के अवट यानी ऊपर जो भाग होता है गोल उस पर मिलता है, तांबे पर, मिट्टी की लघु पट्टिकाओं पर, आभूषण पर, अस्थि छड़ों पर और सूचना पट मिला है। ये धौलावीरा मिला है सूचना पट। इसका चित्र बताता हूँ मैं आपको अभी। ये धौलावीरा का सूचना पट जो है वो चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, ये इस तरह का चिन्ह वहाँ पर मिलते हैं हमें। जो धौलावीरा का सूचना पट है वो ये है, ये ऊपर जो दिया गया है ये वहाँ पर उत्खनन में प्राप्त हुआ है, इसको वापस यहाँ नीचे ऐसे फेर में बताया गया है। तो ये जो चीज़ें थी वो हड़प्पाई लिपि की विशेषताएं थी, अभी तक पढ़ी नहीं गई है, बहुत छोटे लेख मिले हैं, चित्रात्मक लिपि है, अभिलेख में केवल 26 चिन्ह वाला सबसे बड़ा अभिलेख मिला है, सारे संक्षिप्त मिले हैं, वर्णमाल्य नहीं है, चित्रात्मक है, चिन्ह 375 से 400 के बीच में दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, और
इन वस्तुओं पर ये लिखी मिलती, ये इसकी विशेषताएं हैं। प्रश्न 77वां, हड़प्पा सभ्यता की बाढ़ प्रणाली के बारे में बताइए। तो पहली विशेषता है कि विनिमय बाटों की एक सूक्ष्म और परिशुद्ध प्रणाली द्वारा ये नियंत्रित थे। ये बाट जो है ये चर्ट नामक पत्थर से बनते थे, निशान रहित थे, घनाकार थे। निचले मानदंड जो है द्विआधारी, ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। छोटे बाटों का प्रयोग संभवतः आभूषण और मन के तोलने में होता था, और धातु की तराजू के पलड़े भी हमें वहाँ से प्राप्त हुए। तो बाट प्रणाली की विशेषताएं पाई जाती है वहाँ पर। अगला प्रश्न 78वां, कौन सी हड़प्पा पूरा वस्तुओं में असाधारण एक रूपता दिखाई देती है, यानी लाखों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंदर ये चीज़ें जो है एक समान दिखाई देती है। तो मृदभांड, मोहरें, बाट और ईंटें, ये सभी एक जैसी दिखाई देती। ईंटों में अनुपात जो है वो एक समान, आकार नहीं, अनुपात जो है वो उनका एक समान दिखाई देता है। जैसे मोटाई 2 है तो चौड़ाई हो गई 4, और उसके बाद में लंबाई हो गई 8 इंच। मान ली 2 इंच मोटाई तो 4 इंच हो गई चौड़ाई और 8 इंच हो गई इसकी लंबाई। तो ये अनुपात जो है वो इस प्रकार का वहाँ पाया जाता है। प्रश्न 79 देखिए, हड़प्पा सभ्यता की कौन सी बातें उनकी प्राचीन सत्ता और समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें क्रियान्वित करने की ओर संकेत करते हैं। प्राचीन सत्ता की ओर इशारा कौन सी बातें करती है? तो प्राचीन सत्ता की ओर इशारा जो बातें करती है उनको देखते हैं यहाँ पर। हड़प्पा सभ्यता कौन सी बातें उनकी प्राचीन सत्ता की ओर संकेत करती है? देखिए पहला पॉइंट हो गया इसमें, हड़प्पाई पूरा वस्तुओं में असाधारण एक रूपता का पाया जाना, यानी मृदभांड, बाट, मोहरें, ईंट लाखों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में एक समान पाई जाती है। ये बिना किसी एक आदेश के ऐसा संभव नहीं है। तो ये संकेत करती है कि अवश्य ही कोई प्राचीन सत्ता रही होगी। दूसरा पॉइंट, लाखों वर्ग किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में ईंटों का आकार समान अनुपात में होना। तीसरा पॉइंट, कुछ विशेष उद्देश्य से विशेष स्थान पर बस्तियों को बसाया जाना। देखिए बड़ी बड़ी बस्तियां बसाई गई और विशेष उद्देश्य से बसाई गई। तो ये जैसे नागेश्वर है, बालाकोट है, ये बस्तियां बसाई गई, तो ये भी किसी प्राचीन सत्ता की ओर संकेत करती है। फिर विशाल मात्रा में श्रम को संगठित करना, ईंटें बनाने और विशाल चबूतरों और विशाल इमारतों के निर्माण के लिए इतनी बड़ी मात्रा में श्रम को इकट्ठा करना, संगठित करना बिना किसी सत्ता के संभव नहीं था। तो ये विशेषता है वो ये दर्शाती है कि अवश्य ही वहाँ पर कोई प्राचीन सत्ता रही होगी और वही जो है वो सारे जटिल फैसले लेती होगी। अगला प्रश्न, पुरातात्विक साक्ष्यों और इतिहासकारों के मतानुसार हड़प्पाई सत्ता के केंद्र और सत्ताधारी लोगों के बारे में बताइए। तो पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो से मिले एक विशाल भवन को प्रासाद की संज्ञा दी, लेकिन वहाँ भव्य वस्तुएं नहीं मिली। देखिए मिलता है नहीं मिलता है, मिलता है नहीं मिलता है, वो स्थिति वहाँ पर चल रही है। लिपि नहीं पड़ी गई, इसलिए सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर आती है। राजप्रासाद जैसी चीज़ तो मिलती है, प्रसाद मिला है, लेकिन भव्य वस्तुएं नहीं मिली। महल मिल गया, लेकिन जैसा महल होना चाहिए, महल में जैसी वस्तुएं होती है वो वहाँ नहीं मिलती है। तो फिर वो सिद्ध करते करते हम रह जाते हैं। मेसोपोटामिया के आधार पर एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी, किंतु अभी तक हम स्वयं हड़प्पा सभ्यता की आनुष्ठानिक प्रथाओं की पूर्ण जानकारी प्राप्त हमें नहीं है। हमने एक सेलकड़ी की जो पत्थर की मूर्ति मिली उसको पुरोहित राजा मान लिया मेसोपोटामिया के आधार पर, लेकिन हड़प्पा की अनुष्ठानिक प्रथाओं की हमें जानकारी मिल ही नहीं पाई है पूरी, क्योंकि यहाँ कोई भी किसी भी प्रकार का बहुत बड़ा मंदिर या इस प्रकार का एक जहाँ पर पूजा कार्य होते हो या उनके अनुष्ठान संपन्न होते हो ऐसा कोई स्थान स्पष्ट तौर पर हमें दिखाई नहीं देता है। कुछ पुरातत्वविदों के अनुसार समाज में शासक नहीं था और सभी की सामाजिक स्थिति समान थी। नई जो बुक्स आई है उसमें भी यही दिया कि लोकतांत्रिक प्रणाली का अनुसरण करते थे वो। नई एनसीईआरटी की जो बुक्स आई है उसमें ये दिया है कि लोकतांत्रिक प्रणाली वहाँ पर हमें नज़र आती थी। तो ये पॉइंट जो है ये इसको उन्होंने सही माना है। कुछ के अनुसार यहाँ नगर राज्य थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो आदि, जिनके अलग अलग राजा थे। देखो अलग अलग चीज़ों के आधार पर अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग अपने मत दिए हैं। तो यहाँ पर कुछ के अनुसार नगर राज्य थे। अब कुछ के अनुसार संपूर्ण राज्य एक ही सत्ता के अधीन था, और यही तर्क अधिक सही लगता है क्योंकि संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता क्षेत्र में असाधारण एकरूपता दिखाई देती है। पुरानी बुक्स में तो ये था, लेकिन नई बुक्स के अंदर जो लोकतांत्रिकता को बढ़ावा दिया गया कि वहाँ पर जो है वो लोकतंत्र प्रणाली रही होगी। लेकिन जब इतनी बड़ी चीज़ों को हम देखते हैं तो हमें यही लगता है कि जरूर कोई एक
शक्तिशाली व्यक्ति या एक शक्तिशाली सत्ता रही होगी जिसने इतने निर्णय लिए वहां पर एक रूपता के लिए। अगला प्रश्न 81, 1800 ईसा पूर्व के लगभग हड़प्पा सभ्यता के कौन से स्थलों को त्याग दिया गया? तो चोलिस्तान के अधिकांश जो विकसित स्थल थे हड़प्पा के, उनको त्याग दिया गया था। 82वां प्रश्न, 1800 ईसा पूर्व के लगभग कौन से क्षेत्र की नई बस्तियां? देखिए यहाँ दोनों प्रश्नों को देखते हैं कि यहाँ दिया है त्याग और यहाँ दिया है आबादी बढ़ना, यानी ये क्षेत्र तो हो रहा है खाली और ये क्षेत्र हो रहा है प्लस में जा रहा है। आबादी यहाँ घट रही है, यहाँ बढ़ रही है। इसका मतलब है इन लोगों का इस तरफ पलायन हुआ। ये लोग जो है वो चोलिस्तान की तरफ से जो है वो गुजरात, हरियाणा और यूपी की तरफ बढ़ गए। तो इन लोगों ने इस क्षेत्र को छोड़ा है और इस क्षेत्र में आकर के इनकी बसावट बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो 1800 ईसा पूर्व के लगभग कौन से क्षेत्र की नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी थी? तो गुजरात में, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर में। लेकिन सबसे बड़ी थी कि यहाँ इनकी जो मूल विशेषताएं थी वो इन्होंने यहीं छोड़ दी और यहाँ ये ग्रामीण संस्कृति के रूप में वापस फले फूले। तो मूल विशेषताओं छोड़ दी, इसीलिए इनका यहाँ पर हम कहते हैं पतन हुआ, पतन कहा जाता है यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिए, 1900 ईसा पूर्व के बाद भी हड़प्पा सभ्यता के कौन से क्षेत्र अस्तित्व में रहे? तो उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र जो थे वो अस्तित्व में रहे। उत्तर हड़प्पा का अर्थ था 1900 से लेकर के 1300 के बीच का बीसी जो क्षेत्र है वो यहाँ पर ये उत्तर हड़प्पा का काल माना जाता है। तो ये लोग जो है वो अभी भी अस्तित्व में रहे। 1900 ईसा पूर्व के लगभग कुछ चुने हुए हड़प्पा स्थलों की भौतिक संस्कृति में क्या बदलाव आए? 1900 ईसा पूर्व से इनका पतन माना जाता है। तो यहाँ आते आते कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिनमें बदलाव आ गया था? तो वो यहाँ पॉइंट देखते हैं, भौतिक संस्कृति में क्या बदलाव है। तो पहला बदलाव ये था कि विशिष्ट पुरावस्तुओं यानी बाटों, मोहरों और विशिष्ट मनकों का समाप्त हो, ये चीज़ें समाप्त हो जाती हैं यहाँ आते आते। लेखन, लंबी दूरी का व्यापार और शिल्प विशेषज्ञता ये भी समाप्त हो जाती है 1900 के आसपास। आवास निर्माण की तकनीकों का ह्रास हुआ, जैसे पहले मकान बनते थे वैसे अब नहीं बनने लगे, उनके जो है वो तकनीकों में ह्रास आ गया, कमी आने लगी। सार्वजनिक संरचनाओं का निर्माण लगभग बंद हो गया और ग्रामीण जीवन शैली की और कदम अब ये बढ़ाते नजर आते हैं। पहले शहरी जीवन था, अब ग्रामीण जीवन शैली अपनाई जाने लगी। इन संस्कृतियों उपरोक्त विशेषता वाली को उत्तर हड़प्पा अथवा अनुवर्ती संस्कृतियां भी कहा जाता है, यानी 1900 के बाद 1300 तक जो है वो उत्तर हड़प्पा का काल माना जाता है, जिनमें उन्होंने शहरी संस्कृति वाली जो विशेषताएं थी वो सारी त्याग दी थी। 85 प्रश्न, विकसित हड़प्पा से उत्तर हड़प्पा की ओर के परिवर्तन के कारण क्या थे? ये भी प्रश्न, इसी में एक और प्रश्न बनता है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। एक और प्रश्न बनता है कि विकसित हड़प्पा स्थलों और विशेषताओं को क्यों त्याग दिया गया था। तो यहाँ देखिए इस संबंध में इतिहासकारों ने कई व्याख्या, हड़प्पा सभ्यता के पतन की कई अलग अलग व्याख्याएं दी है। किसी ने कहा जलवायु परिवर्तन हो गया, किसी ने कहा वनों की अत्यधिक कटाई के कारण जो है वो मिलते जुलते ही हैं, अत्यधिक बाढ़, नदियों का सूख जाना या नदियों का मार्ग बदल लेना और भूमि का अत्यधिक उपयोग हो जाने से बंजर हो गई, भूमि खराब हो गई। किंतु ये कारण संपूर्ण सभ्यता के पतन के संदर्भ में सही नहीं है। ये किसी एक जगह के लिए सही हो सकते हैं, लाखों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई सभ्यता किसी इन एक कारणों से समाप्त हो जाना संभव नहीं है। तो अब मूल कौन सी ऐसी चीज थी जिसके कारण से इसका पतन हुआ? तो वो था हड़प्पाई राज्य का अंत हो जाना। अब जिससे सुदृढ़ एकीकरण का तत्व है वो धीरे धीरे वो भी समाप्त हो गया, यानी राज्य का अंत होना, शासन व्यवस्था का अंत हो गया। शासन व्यवस्था का अंत होते ही सारी छिन्न भिन्न हो गई सारी सभ्यता। जो एकीकरण का तत्व, जो एकीकरण करके रखा था, उनको बांध के जिस चीज ने रखा था वो सत्ता थी। सत्ता के समाप्त होते ही एकीकरण के सारे तत्व समाप्त हो जाते हैं और ये शहरी सभ्यता है वो धीरे धीरे, अब इनमें इन्होंने भी कुछ योगदान दिया साथ के साथ, ये चीज तो हुई, इनके साथ इनका भी योगदान। तो इस तरह से इन सभी ने मिलकर के और इस सभ्यता को पतनोन्मुख कर दिया। मोहरों, अब सत्ता जब समाप्त हो गई एकीकरण को रखने वाली, तो मोहरों, लिपि, विशिष्ट मनकों, मृद भांडों का लोप हो गया, मानकीकृत बाट प्रणाली खत्म हो गई, स्थानीय बाट काम में लिए जाने लगे, शहरों का पतन हो गया या उनको त्याग दिया गया। जैसे परिवर्तनों से इस तर्क को बल
मिलता है। ये एकीकृत करने वाली जो चीज़ें थी ये समाप्त हो जाती है। तो इससे ये पता चलता है कि अवश्य ही राज्य को एक रखने वाली जो शक्ति थी वो समाप्त हो गई, और वही इसके पतन का मुख्य कारण माना जाता है। अन्य कारणों ने उसमें सहयोग दिया और इस कार्य को और इसको और ज़्यादा तेजी से बढ़ा दिया आगे। तो 1900 के बाद में ये पतन दिखाई देता है, 1900 ईसा पूर्व के बाद। प्रश्न 86, किस भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल ने मोहनजोदड़ो के 16 लोगों के अस्थिपंजर के आधार पर हड़प्पाई नगरों के विनाश के लिए पुरंदर यानी इंद्र को उत्तरदायी माना ऋग्वेद के आधार पर? तो ये R.M. व्हीलर जो थे, इन्होंने इंद्र भगवान को उत्तरदायी माना कि इन्होंने जो है वो पुरंदर जो नाम दिया है वेदों में, वो इसीलिए दिया है क्योंकि इन्होंने हड़प्पाई नगरों के जो दुर्ग थे उनको नष्ट किया था। प्रश्न 87, सर्वप्रथम भारत में पुरातात्विक उत्खनन किसने आरंभ किए? तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कनिंगम 19वीं सदी के मध्य में, इन्होंने जो है वो सबसे पहले उत्खनन शुरू किए थे। प्रश्न 88, 19वीं सदी के मध्य के दौरान पुरातत्वविद किन स्रोतों का उपयोग अधिक पसंद करते थे? तो लिखित स्रोतों का उपयोग अधिक पसंद करते थे। उस समय जो है वो पूरा वस्तुएं प्राप्त नहीं थी, उनको पता नहीं था, तो वो ज़्यादातर लिखित स्रोतों को काम में लेते थे, जिनमें साहित्य और अभिलेख मुख्य है। कनिंगम की मुख्य रुचि भारतीय इतिहास के कौन से काल में थी? तो कनिंगम की मुख्य रुचि वो थी लगभग 600 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी, यानी आरंभिक ऐतिहासिक और उसके बाद का काल। ये जो 1000 साल है, इन 1000 वर्ष के अंदर जो है वो कनिंगम की रुचि थी इतिहास निर्माण की उनकी। फिर प्रश्न 9, अब यहाँ आप कहोगे 1000 वर्ष कैसे हो गए? तो 1000 वर्ष इसलिए हो गए, ये हो गया ईसा पूर्व और ईस्वी के बीच की लाइन, ये है ईसा और ये है ईसा पूर्व। अब यहाँ 400 साल तो ये और 600 साल ईसा पूर्व के, तो 600 और 400 मिलके हो गए 1000 वर्ष। तो ये 1000 वर्ष का जो इतिहास है, कनिंगम की रुचि इसी में थी अधिकतर। आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए कनिंगम ने किसका प्रयोग किया? शुरुआत की बस्तियां कौन कौन सी थी उसकी पहचान करने के लिए कनिंगम ने जो चीनी बौद्ध तीर्थयात्री भारत में आए, उन्होंने जो वृतांत छोड़ा उनका उपयोग किया। उसमें जिन शहरों का बस्तियों का नाम था उनको उसने खोजने का प्रयास किया था। तो यहाँ 4वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच उपमहाद्वीप में आए चीनी बौद्ध यात्रियों द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों का उपयोग जो है वो कनिंगम ने किया, जिनमें फाइयान, वैनसांग, इत्सिंग ये मुख्य रहे होंगे। कनिंगम कैसी पुरावस्तु को महत्व देते थे? जो सांस्कृतिक महत्व की हो उसको वो महत्व देते थे। हड़प्पा स्थल कनिंगम के अन्वेषण के ढांचे में उपयोग क्यों नहीं बैठते? क्योंकि हड़प्पा की उसे जानकारी ही नहीं थी, संदर्भ ही नहीं था, पता ही नहीं था, और न ही चीनी तीर्थयात्री थे उन्होंने उसका कोई वर्णन किया क्योंकि उन्हें भी पता नहीं था। तो उत्तर ये बनता है कि यह चीनी तीर्थयात्रियों के यात्रा कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था, यह आरंभिक ऐतिहासिक शहर नहीं था, इसलिए उसने वहां पर खोज नहीं की। प्रश्न 93, कनिंगम अंग्रेजों द्वारा दी गई हड़प्पाई मोहर का कालखंड निर्धारण से क्यों चूक गए? अब वो हड़प्पाई मोहर तो मिली कनिंगम को, लेकिन वो काल निर्धारण नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उनका मानना था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा की घाटी में पनपे पहले शहरों के साथ ही हुआ था। वो पहला शहरीकरण केवल गंगा की घाटी में बने शहरों को मान रहे थे, उन्हें पता ही नहीं था कि उससे पूर्व भी एक शहरीकरण हो चुका है सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में। तो जब उन्हें उस चीज़ का पता ही नहीं, ज्ञात ही नहीं है, तो वो जोड़े किससे? इसीलिए वो उसको जोड़ नहीं पाए, यहाँ चूके वो। प्रश्न 94, 20वीं सदी में किन भारतीय पुरातत्वविदों ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मोहरें खोज निकाली? तो हड़प्पा से दयाराम साहनी ने और मोहनजोदड़ो से राखलदास बनर्जी ने, इन दोनों ने वहां से मोहरें खोज निकाली। सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा किसने की और कब की? तो 1924 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने जो है वो नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की थी 1924 में। प्रश्न 96, मार्शल ने भारत को जहां पाया था उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ा, ये किसने और क्यों कहा? यह S.N. राव ने कहा, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में लिखा है। अब ये क्यों कहा? क्योंकि इस खोज से पहले भारत का इतिहास लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास का माना जाता था, जो अब मेसोपोटामिया के समकालीन हो गया, यानी 3500 ईसा पूर्व के लगभग, यानी 3000 वर्ष पीछे खिसक गया। इसीलिए उन्होंने कहा। जॉन मार्शल के बारे में बताइए। ये भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल रहे। इनके काल में ही सिंधु सभ्यता की खोज हुई।
ये भारत में काम करने वाले पहले पेशेवर पुरातत्वविद थे। इन्होंने ये पहले काम कर चुके थे इस प्रकार का। ये यूनान और क्रीट में इनको अपने कार्य का अनुभव था। इन्हें आकर्षक खोजों में दिलचस्पी थी, दैनिक जीवन पद्धतियों में जानने की उत्सुकता थी। इन्होंने अब यहाँ इन्होंने एक गड़बड़ की है, इनका माइनस पॉइंट आता है कि इन्होंने पूरा स्थल के स्तर विन्यास को पूरी तरह अनदेखा कर पूरे टीले में समान परिमाण वाली क्षैतिज इकाइयों के साथ उत्खनन किया, और यह तरीका सही नहीं था। जैसे ये मार्शल ने उत्खनन जो करवाया, ये इसमें विभिन्न स्तरों की पूरा वस्तुओं का घालमेल हो जाता है कि एक ही स्तर की जो चीज़ें होती है, इन्होंने मान लीजिए ये जमीन के अंदर हमने देखा, अब यहाँ ये अलग अलग प्रकार के स्तर पाए जाते हैं। अब ये स्तर जो हैं वो एक कालखंड के हैं। अब ये अलग कालखंड का, ये अलग कालखंड का, ये अलग काल, ये अलग काल के हैं, ये अलग अलग काल के हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो पूरा वस्तु मिल रही है यहाँ, और यहाँ जो पूरा वस्तु मिल रही है वो ज़मीन में खोदने पर तो काफ़ी एक नीची दिखती है, एक ऊंची दिखती है, लेकिन स्तर की नज़र से देखें तो दोनों एक ही कालखंड की है ये। अब यहाँ स्तर के हिसाब से अगर खोजें कि भाई इस स्तर की खुदाई करें तो एक ही कालखंड की चीज़ों को एक जगह रखा जा सकता है। मार्शल ने क्या किया, मार्शल ने इस तरह से खुदाई की यहाँ से, यानी इन दोनों को एक ही कालखंड में मान लिया। अब एक ही कालखंड में मानने से ये वस्तु और यहाँ मिली वस्तु, उन दोनों को उन्होंने एक ही काल की मान ली, जबकि ये वस्तु और ये वस्तु तो सेम है, लेकिन ये वस्तु जो है ये इन चीज़ों से काफ़ी पुरानी है। ये काफ़ी पुरानी है, और काफ़ी पुरानी होने के कारण ये इतिहास, दोनों चीज़ें एक ही जब काल की मान लेंगे तो फिर दोनों को सही कैसे माना जा सकता है। तो यही घालमेल जो है वो इनके द्वारा किया गया। विभिन्न काल की जो चीज़ें थी वो एक ही काल की मान ली गई थी। बाद में जो इतिहासकार हुए उन्होंने इसमें संशोधन किया, और उन्होंने फिर नया तरीका अपनाया। उन्होंने जो है वो एक ही काल, अलग अलग स्तर जो थे उन स्तर के हिसाब से उत्खनन करवाया, और फिर एक ही स्तर में पाई जाने वाली चीज़ों को एक ही काल की माना। तो ये बाद में सुधार हुआ। पहले मार्शल जी यहाँ चूक गए थे थोड़ा सा, और यहाँ उन्होंने उत्खनन में गड़बड़ की थी। तो आगे देखिए, अब यहाँ एक चित्र के माध्यम से भी हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ जो चित्र दिया है ये कालीबंगा का चित्र है, और यहाँ आप इसमें देखिए, आप इस चित्र में नीचे की ओर देखिए, यहाँ ये स्तर जो दिया है वो स्तर इस प्रकार से चल रहा है। ये देखिए, ये अब इनकी गहराई में देखिए आप, ये तो काफ़ी ऊंचा है और यहाँ काफ़ी गहरा है, लेकिन इन दोनों का काल जो है, यहाँ मिली वस्तु का और यहाँ मिली वस्तु का, दोनों का काल एक ही है। जबकि यहाँ अगर सीधा सीधा अगर ऐसे माने खोद लें तो यहाँ की वस्तु जो है वो तो काफ़ी पुरानी है, इससे काफ़ी नीचे स्तर है इसका। तो मार्शल जो थे वो ये तरीका अपनाया। मार्शल ने एक समान उन्होंने उत्खनन करवाया। उत्खनन करवाने के कारण जो स्तर विन्यास था, यहाँ देखिए आप, स्तर ये अलग अलग दिख रहे हैं, ये इस प्रकार से। तो ये स्तर जो उन्होंने गड़बड़ यहाँ कर दी, पुरानी वस्तुओं और नई वस्तुओं को साथ में ले लिया। बाद के उत्खनन हुए वो स्तर विन्यास के अनुसार हुए देख करके, और इसीलिए एक कालखंड की चीज़ों को एक साथ में रखा गया था। तो यहाँ पर जो दिया गया, ये कालीबंगा का स्तर विन्यास यहाँ पर दिया गया है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। पुरातात्विक पुरास्थल कैसे बनते हैं? यह वस्तुओं और संरचनाओं के निर्माण, प्रयोग और फिर उन्हें त्याग दिए जाने से मिलते हैं। यानी जो लोग वहाँ रहते थे उन्होंने वहाँ वस्तुएं बनाई, संरचनाओं का निर्माण किया, बिल्डिंग्स बनाई, बस्तियाँ बसाई, उनका प्रयोग किया, और उसके बाद में उन्होंने उनको त्याग दिया। उसके बाद में वो ढक गई, मिट्टी से ढक गई या जो भी हो, और हमें जब मिलती है तो पुराना जो सामान मिलता है, इसीलिए हम पुरानी चीज़ों को मिलने के कारण ही उसको पूरा स्थल मानते हैं। तो इस तरह से पुरातात्विक पूरा स्थल बनते हैं। फिर 99 प्रश्न नंबर, टीला किसे कहते हैं? इतिहास विषय की दृष्टि से टीला किसे कहा जाता है? जब लोग एक ही स्थान पर नियमित रूप से रहते हैं तो भूमि खंड के अनवरत उपयोग, लगातार उपयोग करने से और पुनः उपयोग करने से, यानी मकान बनाया, कुछ समय बाद अगली पीढ़ी ने तोड़ दिया उस मकान को, उसी पर वापस बनाया, तो वो एक जो अवशेष हैं वो नीचे से नीचे जमते जाते हैं, और ऊपर नया एक संरचना है वो बनती जाती है। इस तरह से हाइट बढ़ती जाती है।
और पुनः उपयोग से आवासीय मलबों का निर्माण हो जाता है जिन्हें टीला कहा जाता है। इस तरह से टीले का आवासीय मलबों का निर्माण होता है पुनः उपयोग से, अनवरत उपयोग से, जिन्हें टीला कहा जाता है। स्तर विन्यास अनुकरण करते हुए सर्वप्रथम उत्खनन किसने करवाया? ये स्तर विन्यास जो अभी बता रहे थे वो सबसे पहले करवाया था आर.एम. व्हीलर ने। इन्होंने पुरातत्व की पद्धति में एक सैनिक परिशुद्धता का समावेश किया और व्हीलर सेना में पूर्व ब्रिगेडियर थे, इसीलिए इन्होंने बिल्कुल शुद्धता परिशुद्धता के साथ में जो उत्खनन करवाया और स्तर विन्यास का अनुकरण किया। देखिए, उत्खनन और खोदने में फर्क होता है। खोदना मतलब सीधी तरह से खुदाई करना, गड्ढा खोदना। उत्खनन जो होता है वो सावधानी पूर्वक इंच दर इंच छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और छोटे छोटे औजारों से उनका उत्खनन किया जैसे एक चित्र में आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए इन दोनों चित्रों में, यहाँ पहले चित्र में देखिए ये इस तरह से एक मूर्ति मिली है और यहाँ ब्रश की सहायता से मिट्टी को हटाया जा रहा है। तो ये उत्खनन और यहाँ छोटे छोटे औजार जो हैं उनसे किया जा रहा है। नीचे देखिए आप बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि छोटे औजारों के बाद ये कोई फर्श निकल आया। अब फर्श जब निकला तो उसके बाद में जो है वो ये बड़ी बारीकी के साथ छोटे छोटे औजारों के साथ, इसको कहते हैं उत्खनन, एक्सकेवेशन कहा जाता है। ये खुदाई नहीं है। खुदाई यानी सीधा सीधा खोदना मानते हैं, ये खोदना नहीं, ये उत्खनन होता है। इंच दर इंच बहुत सीमित मात्रा में धीरे 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 चीज़ों को बाहर निकाला जाता है, अन्यथा चीज़ें नष्ट भी हो सकती है, इसलिए ये तरीका काम में लिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 101, स्वतंत्रता के बाद भारतीय पुरातत्वविदों ने कौन से स्थल प्रकाश में लाए? तो वो जो स्थल हैं जो स्वतंत्रता के बाद प्रकाश में आए, कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी, धौलावीरा, ये नाम आते हैं। अगला 102 नंबर प्रश्न, किस दशक से हड़प्पाई पुरातत्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रुचि बढ़ी? तो 1980 के दशक से ये रुचि बढ़ती है, दिखाई देती है। प्रश्न 103, वर्तमान में पुरातत्वविद कौन सी आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करते हैं? तो नई जो टेक्निक्स है, नई तकनीक में मिट्टी, पत्थर, धातु की वस्तुएं, वनस्पति, जानवरों के अवशेष प्राप्त करने हेतु सतह का अन्वेषण करते हैं और साथ ही उपलब्ध साक्ष्य के हर सूक्ष्म टुकड़े का विश्लेषण किया जाता है। तो ये आधुनिक तकनीकी प्रयोग में काम में ली जाती है। 104, क्या हड़प्पाई लिपि इस प्राचीन सभ्यता को जानने में कोई मदद करती है? नहीं करती है। क्यों? क्योंकि ये अभी तक पढ़ी नहीं गई है, इसीलिए ये प्राचीन सभ्यता को जानने में कोई मदद नहीं कर पाती है। प्रश्न 105, ऐसे कौन से भौतिक साक्ष्य हैं जो पुरातत्वविदों को हड़प्पाई जीवन को ठीक प्रकार से पुनर्निर्मित करने में सहायक होते हैं? जानकारी के स्रोत, जो इतिहासकार पुरातत्वविद इतिहास का निर्माण करता है, जिनके आधार पर वो कौन कौन से हैं? तो मृदभांड, औजार, आभूषण, घरेलू सामान, पत्थर, पकी मिट्टी और धातुओं से बनी हुई वस्तुएं, ये जो है ये पुरातत्वविदों को इतिहास को पुनर्निर्मित करने में सहायता करते हैं। 106 नंबर प्रश्न, कुछ खोजें प्रारूपिक की बजाय संयोगिक होती है, स्पष्ट करें। मुख्यतः बहुमूल्य वस्तुएं जो अक्षत अवस्था में यानी जैसी थी वैसी अवस्था में हमें मिलती है, तो वे या तो अतीत में खो गई थी या संचयन यानी उन्हें जिसने भी संचय करके छुपा करके रखा था उन्होंने वो दोबारा प्राप्त नहीं की और वे वस्तुएं हमें संयोग से मिल जाती यानी पुरातत्वविदों को मिल जाती है। इसीलिए जो बहुमूल्य धातुएं, आभूषणों वाले जो खोज होती है वो प्रारूपिक नहीं होती है, यानी प्लान बना करके और नहीं ढूंढा जा रहा है उनको, वे संयोग से मिल जाती है। किस्मत की बात है कि कहीं कर रहे थे, उत्खनन कर रहे थे और उत्खनन में ऐसी छुपा कर किसी ने जो चीज़ रखी थी वो हमें मिल गई। इसीलिए कहा गया है कि कुछ चीज़ें खोजें जो है वो प्रारूपिक की बजाय संयोगिक होती है। प्रश्न 107, पुरातत्वविद अपनी खोजों को कैसे वर्गीकृत करते हैं? जो जो चीज़ें उन्हें मिलती हैं उनको बांटते कैसे हैं? तो पहले तो पदार्थों के आधार पर वर्गीकरण हो जाता है, जैसे पत्थर की, मिट्टी की, धातु की, अस्थि की, आदिदांत की है। दूसरा है वस्तु की उपयोगिता के आधार, ये बड़ा जो है वो उलझन वाला कार्य है, किसी वस्तु का उपयोग कैसे निर्धारित किया जाए, तो वहाँ थोड़ी समस्या आती है, यहाँ जूझता है पुरातत्वविद है, पुरा वस्तुओं की जानकारी विशेषज्ञ जो रखते हैं वो यहाँ उनको जूझना पड़ता है। जैसे कोई पूरा वस्तु औजार है, आभूषण है या फिर दोनों है या अनुष्ठानिक प्रयोग की कोई वस्तु है, ये वर्गीकरण बड़ा जटिल माना जाता है। और पूरा वस्तु किस स्थान पर मिली उससे भी उपयोगिता का पता चलता है, स्थान कौन सा है उसका, वहाँ मिलने वाली वस्तु उस आधार पर पहचानी जाती है, उस काम में ली जाती होगी। प्रश्न 108, किसी पूरा वस्तु की उपयोगिता की समझ आधुनिक समय में किस पर आधारित होती है? तो आधुनिक समय में प्रयुक्त वस्तुओं से उनकी समानता पर आधारित होती है। वर्तमान में उन चीज़ों को हम किस काम में ले रहे हैं उसी आधार पर हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि वो भी काम में लेते होंगे। प्रश्न 109,
कभी कभी पुरातत्वविदों को अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का सहारा लेना पड़ता है। उदाहरण सहित समझाइए। बिल्कुल लेना पड़ता है। जैसे हमें कपास के टुकड़े तो मिले हैं हड़प्पा से, लेकिन कोई कपास का बहुत बड़ा या कोई वस्त्र नहीं मिला है, तो वहाँ पर जो है हमारे पास प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है। ऐसी स्थिति में हम मूर्तियों ने जो आभूषण या वस्त्र धारण कर रखे हैं या दिखाया गया है उनको, उनके आधार पर अंदाजा लगाते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखिए कि कुछ हड़प्पा स्थलों से कपास के टुकड़े मिले, किंतु ये उन लोगों के पहनावे को प्रत्यक्षता स्पष्ट नहीं करते, इसीलिए हमें अप्रत्यक्ष साक्ष्यों जैसे मूर्तियों के चित्रण पर निर्भर रहना पड़ता है। जैसे एक जो पुरुष की मूर्ति है, जिसे पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई है, सेलखड़ी की मूर्ति, उसमें उन्होंने त्रिफूलिया या त्रिपतिया डिजाइन वाला शॉल ओढ़ रखा है, तो वो अप्रत्यक्ष एक साक्ष्य है हमारे पास। जैसे प्रश्न 110, पुरातात्विक व्याख्या की समस्याएं संभवतः सबसे अधिक किसमें सामने आती है? तो धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण में ये समस्या सबसे ज़्यादा आती है। आरंभिक पुरातत्वविदों को असामान्य और अपरिचित वस्तुएं कैसी लगती थी, वो धार्मिक महत्व की बता देते थे। जो उन्हें अपरिचित लगती, असामान्य लगती, उन्हें धार्मिक महत्व की बता दी जाती थी। प्रश्न 112, आभूषणों से लदी हुई नारी मृण मूर्तियां, जिनमें से कुछ के शीर्ष पर विस्तृत प्रसाधन थे, किसकी संज्ञा दी गई है? वो मातृ देवी की संज्ञा उनको दी गई है। फिर प्रश्न 113, पुरोहित राजा के रूप में किन मूर्तियों को वर्गीकृत किया गया है? तो पुरुषों की दुर्लभ पत्थर से बनी मूर्तियां, जिनमें उन्हें एक लगभग मानकीकृत मुद्रा में एक हाथ घुटने पर रख बैठा हुआ दिखाया गया था, पुरोहित राजा के रूप में वर्गीकृत किया गया था। प्रश्न 114, किन हड़प्पा स्थलों पर वेदियां मिलती है? तो कालीबंगा और लोथल, वहाँ पर जो है वो अग्नि वेदियां मिलती है। वर्तमान में जो होम में या जो हवन करते हैं उनमें काम में लेने की जो अग्निवेदी काम में लेते हैं आहुति के लिए, वैसी अग्निवेदियां वहां पर प्राप्त हुई है। प्रश्न 115, मोहरों पर योग की मुद्रा में बैठी और जानवरों से घिरी आकृति को किसकी संज्ञा दी गई है? आद्य शिव की संज्ञा दी गई है। प्रश्न 116, हड़प्पाई धर्म के कई पुनर्निर्माण किस अनुमान के आधार पर किए गए और क्यों? कि आरंभिक व बाद की परंपराओं में समानताएं होती है। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि अधिकांश पुरातत्वविद ज्ञात से अज्ञात अर्थात वर्तमान से अतीत की ओर चलते हैं। इसीलिए हड़प्पाई धर्म के पुनर्निर्माण के अनुमान वर्तमान के आधार पर लगाए गए हैं। फिर लिंग किसे कहा जाता है? यह वह परिष्कृत पत्थर जिसकी पूजा भगवान शिव के रूप में होती है, उसे लिंग कहा जाता है। प्रश्न 118, सबसे आरंभिक धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद। 1500 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य संकलन काल इसका माना जाता है। क्या ऋग्वेद के रुद्र देवता, प्रश्न 119, क्या ऋग्वेद के रुद्र देवता हड़प्पा कालीन योगी या पशुपति या आद्य शिव से मेल खाते हैं? नहीं, क्योंकि ऋग्वेद में रुद्र न तो योगी और न ही पशुपति बताया गया है। हालांकि कालांतर में पौराणिक परंपराओं में शिव के लिए यह शब्द जो है वो प्रयोग हुआ है, जो योगी भी हैं और पशुपति भी हैं, लेकिन ऋग्वेद में जो रुद्र हैं वो न तो योगी हैं न पशुपति बताए गए। तो ये एक गैप है बीच के अंदर जो है वो। प्रश्न 120, शमन कौन थे? शमन वे महिलाएं और पुरुष होते हैं जो जादुई होने का दावा करते हैं और इलाज करने की शक्ति होने का दावा करते हैं, साथ ही दूसरी दुनिया से संपर्क साधने के सामर्थ्य का भी दावा करते हैं, तो इनको शमन कहा जाता है। तो जो पशुपति की मूर्ति जो आकृति मिली है मोहर पर, कुछ लोगों के अनुसार वो पशुपति की नहीं होकर के और किसी समन की भी हो सकती है। यानी वे महिलाएं और पुरुष होते हैं जो जादुई या इलाज करने की शक्ति होने, साथ ही दूसरी दुनिया से संपर्क साधने के सामर्थ्य का दावा करते हैं। प्रश्न 121, हड़प्पाई लिपि के न पढ़ पाने का मुख्य कारण क्या है? इसका अभी तक द्विभाषिक अभिलेख नहीं मिला है, इसीलिए इसको पढ़ा नहीं जा सका है। प्रश्न 122, पुरातात्विक साक्ष्य किस प्रकार धार्मिक प्रथाओं की जानकारी देते हैं? तो यहाँ देखिए कौन कौन सी पुरातात्विक साक्ष्य और क्या जानकारी देते हैं। मातृ देवी, आभूषणों से लदी हुई नारी की मृण मूर्तियाँ मातृ देवी की आराधना की ओर संकेत करती है। तो मोहरों पर योगासन में बैठी आकृतियाँ ध्यान मुद्रस पत्थर की मूर्तियों की ओर संकेत करती है, यानी वो ध्यान और योग क्रिया की जानकारी थी। देखिए ये सारी ज्ञात से ज्ञात की बात, चूंकि हमें इन चीज़ों की जानकारी है तो हम ऐसा मान रहे हैं कि, और वैसा साक्ष्य मिला तो हम ये मान रहे हैं कि उनको भी ऐसी जानकारी रही होगी। तो मातृ पूजा होती थी, ध्यान और योग की क्रिया होती थी, वहाँ पर विशाल स्नानागार मिला है, तो पवित्र स्नान संबंधित धार्मिक अनुष्ठान से वो संबंधित मान लिया हमने, तो धार्मिक स्नान की भी उनकी जो है वो प्रथा रही होगी। फिर कालीबंगा लोथल से अग्निवेदियाँ मिली है, तो ये किसी अनुष्ठान की ओर संकेत करती है।
फिर पशुपति की मोहर जो मिली है उस पर हमने पशुपति मान लिया। तो मोहर पर बनी आकृति जो एक विशेष मुद्रा में आसनस्थ है, चारों ओर एक हाथी, गेंडा, बाघ, सांड की आकृतियां बनी है, बारहसिंगा हिरण भी बनाया उसके ऊपर, तो ये पशुपति माना गया। इन्हें आदि शिव की संज्ञा दी है कुछ इतिहासकारों ने। फिर वो पशु और वृक्ष पूजा भी करते थे, ऐसा भी हमने माना है। चूंकि हम कुछ वृक्षों की जो पूजा आज भी होती है वैसी वृक्ष वहाँ तब भी जो है वो मोहरों पर पूजा करते हुए दिखाया गया है, तो अंदाज़ा लगाया कि वो भी पूजते होंगे। तो मोहरों पर कुछ ऐसी आकृतियाँ बनी हैं जिनमें कुछ विशेष वृक्षों को और पशुओं को विशेष महत्व और उनकी पूजा करने जैसी क्रियाएं दिखाई देती है। तो वृक्ष और पशु पूजा भी प्रचलन में थी। समन का अस्तित्व था, एक मोहर है उस पर यह आकृति मिली है, उसको पशुपति माना है, तो कुछ ने उसको समन माना है। तो हो सकता है समन का भी अस्तित्व उस समय रहा होगा। तो यहाँ ये हमारा जो पहला पाठ है कक्षा 12 का एनसीईआरटी का हड़प्पा सभ्यता, उसके प्रश्न यहाँ समाप्त होते हैं। आप पहले उस पाठ का वीडियो देखें, उसके बाद में ये प्रश्न देखें। एक और वीडियो जो है वो हमारी फाइन आर्ट की जो बुक है कक्षा 11 की, भाग पहला जो है जिसका 11वें और 12वीं में है सेकंड भाग, तो पहले भाग का दूसरा पार्ट जो है वो हड़प्पा सभ्यता की कलाएं उसमें आता है। वो भी बड़ा महत्वपूर्ण है, उसमें भी कुछ अच्छे से छोटा पाठ है, कुछ छोटे से प्रश्न भी बनते हैं उसमें से जो प्रतियोगी परीक्षाओं में विशेष तौर से काम आ सकते हैं। और स्कूली पाठ्यक्रम में भी उसमें से कुछ चीज़ें जो है वो बड़ी अच्छी दी है, वो भी आपके काम आ सकती है हड़प्पा सभ्यता की कलाओं से संबंधित। तो यहाँ पर ये पाठ समाप्त करते हैं। अगला लेसन है वो भी कुछ समय बाद जो है वो वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। जी धन्यवाद।